So student, I will discuss the solution of this question. This is numerical answer type question. हमारे इस क्वेश्चन में a cylindrical transmission shaft of length 1.5 meter and diameter 100 mm is made with a linear elastic material with a shear modulus of 80 gigapascal. क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? अ सिलेंड्रिकल ट्रांसमिशन शाफ्ट जिसका लेंथ 1.5 मीटर है. सपोज लेंथ को अगर हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करें सो इट इज 1.5 मीटर. एमएम में कितना हो जाएगा? 1500 mm. क्लियर है? एंड डायमीटर इज 100 mm. डायमीटर कितना दिया हुआ है? 100 mm. इज मेड ऑफ मटेरियल विथ शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 गीगापास्कल. तो शियर मॉडुलस दैट इज वैल्यू ऑफ जी इज गिवन. It is 80 gigapascal. In megapascal, it will be 80,000 mega. Okay. While operating at 500 RPM speed, the speed of the shaft is 500 RPM. Okay. The angle of twist across its length is to found to be 0.5 degree. L लेंथ का शाफ्ट है और इस L लेंथ के पोर्शन के शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर उसको मैं थीटा से डिनोट करूं वो कितना दिया हुआ है सर? 0.5 डिग्री. इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस सर. हम लोग को क्या था? अगर एंगल इन डिग्री को मैं डी बोलूँ, एंगल इन रेडियन को एक बार के लिए थीटा बोलूँ तो डी बाई 180 इज इक्वल टू थीटा बाई पाई होता है. वहाँ से थीटा एंगल इन रेडियन निकालना है तो डी पाई बाई 180 होगा. क्या? एंगल इन डिग्री इज 0.5 इंटू पाई डिवाइड बाई 180. ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये एंगल इन. क्लियर है? यस सर. द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट पूछा है किलोवाट में और पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोला. तो जहां भी पाई यूज करेंगे वहां 3.14 यूज. ठीक है. तो हम लोग को शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट करेगा ये निकालना है. तो उसके लिए पहले टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट निकालना पड़ेगा. यस सर. अब टॉर्क ट्रांसमिटेड कैसे निकालोगे? तो एल लेंथ के पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है सर. यस सर. ठीक है. और हम लोग पूरे शाफ्ट में यूनिफॉर्म टॉर्शन आ रहा है ये मान के चलेंगे क्योंकि पावर ट्रांसमिटेड पूछा है. पूरे का डायमीटर सेम है, मटेरियल सेम है, दो टॉर्शन के बारे में नहीं बोला है तो पूरे में यूनिफॉर्म टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है यही मानोगे. तो जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है उसको अगर हम लोग टी से डिनोट करें, एल लेंथ के पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टी एल अपॉन जी जे. अब एल लेंथ के पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है, एल लेंथ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, डायमीटर दिया है तो पोलर मोमेंट इनर्शिया दैट इज जे निकल जाएगा. तो उस इक्वेशन में एक ही अननोन होगा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट दैट इज टी. और जैसे टी निकल गया तो पावर भी निकल जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है. एल लेंथ के पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर? टी एल अपॉन टी जे. यस सर. अच्छा, थीटा की वैल्यू कितना है? 0.5 पाई बाई 180 रेडियन क्योंकि यहाँ एंगल रेडियन में. दैट इज इक्वल टू टॉर्सो मोमेंट टी इंटू एल. लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज 1.500 mm डिवाइड बाई जी. जी इज 80,000 मेगा पास्कल. यस सर. इंटू जे. जे क्या होगा? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. इसका शाफ्ट का डायमीटर डी है तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4. पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4. इसका डायमीटर कितना है सर? 100. तो 100. इस इक्वेशन में एक ही अननोन है दैट इज टी. क्लियर पॉइंट आएगा ये 0.5 पाई. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितना लेने बोला है सर? पाई जितना लेने बोला उतना ही लो ना. पाई 3.14 लेने बोला है. जहाँ भी मेरे को पाई पुट करना पड़ेगा हम लोग 3.14 मतलब जो वर्चुअल कैलकुलेटर में वो ना पुट करके वर्चुअल कैलकुलेटर में भी एक पाई ऑप्शन रहता है ना. बट क्योंकि क्वेश्चन में ही 3.14 लेने बोला है इसलिए हम लोग 3.14. कितना आ जाएगा सर? 0.5 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 180 इंटू इधर चला जाएगा 80,000 इंटू पाई 3.14 डिवाइड बाई 32 टू दी डिवाइड बाई 1500. कैलकुलेशन चेक कर लेना. इट इज कमिंग 456.4629 और चूंकि फोर्स को न्यूटन में डायमेंशन को एमएम लिया तो टॉर्क किस में आएगा? न्यूटन एमएम में. क्लियर पॉइंट. न्यूटन एमएम में. अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सर न्यूटन मीटर में. न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन है. एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे क्या? हाँ सर. 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड बाई 1000 इट इज कमिंग 4564.62963 टॉर्क. और जैसे ये निकल गया तो पावर निकल जाएगा. ठीक है. एक बार कैलकुलेशन तुम लोग अपने एंड से चेक. ठीक है. और पावर कैसे निकालेंगे और यही ऑब्जेक्टिव हम लोग को निकालना. यस सर. पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट क्या होगा? ओमेगा. ओमेगा क्या? स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन रेडियन पर सेकेंड इनटू टॉर्क ट्रांसमिटेड. यस सर. ओके. अच्छा, ओमेगा स्पीड है इन रेडियन पर सेकेंड. पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट. क्लियर. स्पीड मेरे को क्वेश्चन में आरपीएम में दिया. जब भी स्पीड आरपीएम में पता तो उसको रेडियन पर सेकंड में कैसे करते हैं? स्पीड इन आरपीएम अगर कैपिटल एन से डिनोट करें
स्पीड इन रेडियन पर सेकंड क्या होगा, 2 पाई इंटू कैपिटल एन बाई 60। 2 पाई कैपिटल एन इज स्पीड इन आरपीएम विच इज 500 आरपीएम डिवाइड बाई 60। तो ये हो गया स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड इंटू टॉर्क ट्रांसमिटेड कितना है न्यूटन मीटर में, ऐसा ही यूनिट पे यहाँ पुट कर रहे हैं 4564.62963। यहाँ से क्या निकल जाएगा सर, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इन वॉट, ऐसा यूनिट यूज फिर पर कितना आ जाएगा ये सर, पाई इंटू 500 डिवाइड बाई 60 इंटू 4564.6293। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 239,003 वॉट। फिर पर क्या गया, अब क्वेश्चन में देख लो पावर ट्रांसमिटेड किस यूनिट पे पूछा है, तो किस यूनिट पे पूछा हुआ है, किलो वाट में। तो इसको अगर किलो वाट में कन्वर्ट करोगे, किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा लमसम 239 किलो। कैलकुलेशन चेक कर लेना। फिर पर हाँ यही आएगा। यहाँ मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हूँ, बड़ा मिस्टेक नहीं है, मैंने पाई को पाई पुट कर दिया। खैर गेट में रेंज उतना बड़ा दिया होगा, बट पाई हम लोग को कितना लेके चलना था 3.14। तो 3.14 क्वेश्चन में बोला है ना, पाई को 3.14 ही लेके चलो क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है। तो मैं वो करेक्शन कर दे रहा हूँ, इसलिए कर दे रहा हूँ, उतना फर्क नहीं पड़ता, बट इसलिए कर दे रहा ताकि तुम लोग गेट में ये चीज़ ध्यान दो। ठीक है, तो अगर पाई को 3.14 लोगे उतना अंतर नहीं है, तो ये कितना आ रहा है 238,882.284। क्लियर, क्वेश्चन में किलो वाट में पूछा है तो किलो वाट में कितना आ जाएगा 238.882 किलो इज पावर ट्रांसमिटेड बाय दिस शाफ्ट, वैल्यू इज कमिंग 238.882। फिर ठीक है, लास्ट में 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने बोला है, तो राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक करोगे तो 238.88 आएगा क्या, यस सर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो कितना हो गया 238 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 238 तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या बोले इस क्वेश्चन में, अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ डायमीटर 10 mm एंड लेंथ 1 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज ट्विस्टेड बाय द एंगल ऑफ 10 डिग्री बाय अप्लाइंग अ टॉर्क। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, पूरा एक सिलेंड्रिकल रॉड है या शाफ्ट है हम लोग बोल सकते हैं। फिर ये ड्रॉ कर दिए हम लोग डायग्राम, वो एक एंड से क्या है सर फिक्स है, ये एक एंड से फिक्स कर दिए। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल रॉड का जो डायमीटर, अगर मैं डायमीटर को डी से डिनोट करूँ तो क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है क्या, यस सर, डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रॉड दैट इज डी इज 10 mm। ओके, साथ में क्वेश्चन में क्या दिया, लेंथ, इस सिलेंड्रिकल रॉड का लेंथ, अगर लेंथ को अगर हम लोग एल से डिनोट करें, ठीक है, लेंथ को अगर मैं एल से डिनोट करूँ तो इस सिलेंड्रिकल रॉड का लेंथ दिया है सर, लेंथ कितना है 1 मीटर, mm में अगर लिखोगे तो कितना आएगा 1000 mm। ठीक है, इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पे फिक्स कर दिया, एंड अदर एंड इज ट्विस्टेड बाय एंगल ऑफ 10 डिग्री बाय अप्लाइंग अ टॉर्क। क्लियर पॉइंट, तो अदर एंड में अगर हम लोग एक टॉर्क अप्लाई करें तो यहाँ पर एक टॉर्क अप्लाई कर देते हैं सपोज टी, और इस टॉर्क टी के कारण ये एंड, इस एंड को अगर मैं ए बोलूँ, इस एंड को अगर मैं बी बोलूँ, फिक्स एंड को, तो एंड ए ट्विस्ट हो रहा है बाई एंगल 10 डिग्री, तो मैं बोलूँ क्या थीटा ए की वैल्यू 10 डिग्री दिया है। अच्छा, चूंकि मेरा पॉइंट बी फिक्स है तो ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया, मतलब ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट में बोल सकता हूँ क्या बी के रिस्पेक्ट में दिया क्योंकि बी फिक्स है, तो हम लोग को थीटा ए या थीटा ए बी की वैल्यू दी है सर कितना 10 डिग्री। ये डिग्री में दिया तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को पता है डी बाई 180 इक्वल टू थीटा बाई पाई, तो जब भी डिग्री एंगल को रेडियन एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थीटा क्या है रेडियन, एंगल इन रेडियन इस रिलेशन में, और डी क्या है एंगल इन डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा सर डी पाई बाई 180 हो जाएगा क्या, यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो दिस इज डी इंटू पाई डिवाइड बाई 180, इतना रेडियन आएगा। तो दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पॉइंट ए इन रेडियन इस टॉर्क टी के कारण। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस स्ट्रेन इन द रॉड इज P इंटू 10⁻³ देन द वैल्यू ऑफ P इज, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन को मैं गामा मैक्स से डिनोट करूं तो गामा मैक्स की वैल्यू दी है सर कितनी P इंटू 10⁻³ P इंटू 10⁻³ देन हम लोग को क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा है सर P की वैल्यू पूछा। क्लियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अगर P इंटू 10⁻³ है तो हम लोग को P की वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन को इससे इक्वेट कर देंगे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ सर, अब टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालने का एक्सप्रेशन क्या होता है सर, कि पहले तो किसी भी एट ए रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंट्रॉइड लेयर का शियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर थीटा बाई एल,
जहां थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ एल लेंथ पोर्शन का। क्लियर, यानी जितने पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट ले रहे हो उतने पोर्शन का लेंथ एल है। तो किसी भी रेडियल डिस्टेंस आर का शियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर थीटा बाई एल। बस जिस पोर्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोर्शन का पूरे पोर्शन का टॉर्शन मूवमेंट सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ सेम है, मटेरियल सेम होना चाहिए। अभी मटेरियल सेम है, अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो सेम मान के चलोगे। और साथ में क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों सेम है तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो इस गामा इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर थीटा बाई एल। क्लियर, ये रिलेशन भूल भी गए तो ये कैसे निकाल सकते हो। हम लोग को ये पता है क्या, टाउ, ऐसे ये रिलेशन याद रखना है। बट अगर भूल गए तो टाउ बाई स्मॉल आर जी थीटा बाई एल होता है। तो वहां से अगर हम लोग टाउ बाई जी निकालेंगे तो टाउ बाई जी स्मॉल आर थीटा बाई एल होगा क्या, और टाउ बाई जी बाई हुक्स लो गामा यानी शियर स्ट्रेन होगा क्या। तो शियर स्ट्रेन गामा का रिलेशन क्या आएगा, स्मॉल आर थीटा बाई एल। वैसे इस रिलेशन को याद रखना है। और अगर मैं स्मॉल गामा का रिलेशन ये है कि गामा इज इक्वल टू स्मॉल आर थीटा बाई एल, तो अगर हम लोग को गामा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो गामा मैक्स निकालने के लिए ध्यान देना, इस पूरे शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अभी जैसे ए बी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है तो मैं ए बी पोर्शन का लेंथ लूंगा, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस अगर थीटा बाई एल कांस्टेंट है तो ये स्मॉल आर पे डिपेंड करेगा, और स्मॉल आर बढ़ेगा तो गामा बढ़ेगा क्या। तो अगर मैं गामा की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, निकालना चाह रहा हूँ, तो स्मॉल आर की भी कौन सी वैल्यू लोगे, मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर मैक्स इंटू थीटा। और अभी थीटा अगर मैं ए बी पोर्शन का लूँ तो लेंथ भी ए बी पोर्शन का लोगे, और ए बी पोर्शन का लेंथ एल ही है क्या। हाँ सर, यहाँ से आ जाएगा। अब गामा मैक्स क्वेश्चन में p इंटू 10⁻³ दिया है। अच्छा, स्मॉल आर की मैक्सिमम वैल्यू, स्मॉल आर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डायमीटर बाई 2 के बराबर होगा क्या। तो इट विल बी इक्वल टू कैपिटल डी बाई 2, यस सर, इंटू ए बी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है, 10π/180, 10π/180 डिवाइड बाई एल। एल कितना है सर, लेंथ 1000 mm। यहाँ मैं डायमेंशन को mm में रख रहा हूँ तो ये कैपिटल डी की वैल्यू भी mm में रखोगे। ये कितना आएगा सर, p इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कैपिटल डी कितना है 10, तो ये होगा 10 डिवाइड बाई 2 इंटू, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 10π/180 नीचे चला जाएगा क्या, यस सर, इंटू 1000 ये आएगा क्या। पहले RHS वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लें तो 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 10π डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 1000, और 10⁻³ ऑर्डर पे ही निकालता हूँ क्योंकि p की वैल्यू 10⁻3, ये 10⁻3 ऑर्डर पे इधर लिखा हुआ है। क्या होगा सर, p इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 0.8726 इंटू 10⁻3 ये आ रहा है क्या, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। यस, इट इज करेक्ट। यहाँ से अगर हम लोग p की वैल्यू निकाले तो p कितना आ रहा है जो क्वेश्चन में पूछा है, 0.872, यही पूछा था क्वेश्चन में क्या। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8726। लास्ट में जितने भी डेसिमल प्लेस तक पूछा उतने डेसिमल प्लेस तक पुट कर देना। तो 0.8726 राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस पूछा, तो अगर उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 0.8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया, 0.87। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिस इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। A hollow circular shaft of inner radius 10 mm and outer radius 20 mm and length 1 meter is to be used as a torsion spring। तो एक hollow circular shaft दिया हुआ है जिसका inner radius दिया है। inner radius को क्रॉस सेक्शन का अगर RI मैं बोलूँ तो 10 mm दिया है, यस सर। आउटर रेडियस कितना दिया है सर, 20 mm। तो आउटर रेडियस को R0 बोले तो कितना दिया है सर, 20 mm। और क्या डेटा गिवन है, लेंथ ऑफ शाफ्ट का 1 मीटर है। तो लेंथ को अगर मैं कैपिटल N से डिनोट करूँ तो 1 मीटर mm में कन्वर्ट करोगे तो 1000 mm, यस सर, used as a torsion spring। The shear modulus या modulus of rigidity of the shaft material दिया कितना, 150 गीगा पास्कल। तो उसको मैं कैपिटल G से डिनोट कर रहा हूँ, 150 गीगा पास्कल। इसको अगर हम लोग मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 1 गीगा पास्कल 1000 मेगा पास्कल होता है क्या। ये कितना आएगा, 150,000 मेगा। फिर तो हम लोग को क्या निकालना है, द टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट इन किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो यूनिट तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग को शाफ्ट का टॉर्सन स्टिफनेस निकालना है। क्लियर। अच्छा, किसी भी शाफ्ट में अगर एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री और उसमें टॉर्सन मोमेंट टी आ रहा है, उस पूरे का जी अगर सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी जे यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अगर उसका लेंथ एल है तो उसका एंड फ्री, जिस पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है अगर फ्री एंड पे लग रहा है तो उस पॉइंट का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फॉर्मूला TL/GJ होगा क्या, क्या सर। अच्छा, थीटा इक्वल टू TL/GJ, टी बाई थीटा को हम लोग टॉर्सन स्टिफनेस बोलेंगे क्या, यानी टॉर्सनल मोमेंट पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्सन स्टिफनेस। तो अगर टी बाई थीटा का एक्सप्रेशन निकालोगे तो GJ/L होगा क्या, जहां G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और L लेंथ ऑफ द शाफ्ट है।
और टी बाई थीटा को ही हम लोग टॉर्सन स्टिफनेस बोलते हैं। तो किसी भी केस, जनरल केस में अगर शाफ्ट का टॉर्सन स्टिफनेस निकालने आ रहा है, अगर उस पूरे का जी और जे सेम है, तो टॉर्सन स्टिफनेस के टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जी जे अपॉन एल, जहाँ जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जे इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। अच्छा, जी तो क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 150,000। यस सर, जी इज 150,000 मेगा पास्कल। जे होलो शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे निकालने का फॉर्मूला होता है पाई बाई 32 इन ब्रैकेट डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4। पर भी क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस के टर्म में लिखोगे तो डी नॉट क्या होगा सर, या फिर डायमीटर ही निकालो आउटर इनर, या फिर डी नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2r0। तो 2r0 टू दी पावर 4, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आएगा। वैसे माइनस डी आई टू दी पावर 4, डी आई को भी 2r लिखोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 कॉमन आ जाएगा क्या, पाई बाई 32 इंटू 16 करोगे तो वो पाई बाई 2 होगा क्या। तो अगर रेडियस के टर्म में अगर जे का फॉर्मूला लिखोगे ना, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, जे क्या होता है सर, पाई बाई 32 इन ब्रैकेट डी नॉट टू दी पावर 4 माइनस डी आई टू दी पावर 4। या तो डी नॉट डी आई निकाल लो, या फिर इसको रेडियस के टर्म में लिखोगे तो डी नॉट इज 2r0, डी आई इज 2r, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 कॉमन आ जाएगा। 16 बाई 32 कितना होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा क्या। तो ये क्या आएगा, पाई बाई 2 इन ब्रैकेट r0 टू द पावर 4 माइनस ri टू द पावर 4। क्या आएगा क्या, पहले ये रिलेशन पुट कर देता हूँ। तो पाई बाई 2 इन ब्रैकेट r0 टू द पावर 4 माइनस ri टू द पावर 4 डिवाइड बाई एल, एल इज लेंथ ऑफ द शाफ्ट विच इज 1000 mm। क्या निकल जाएगा यहाँ से, के टी कितना आएगा सर, के टी 150,000 इंटू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट r0 कितना है 20, सो 20 टू दी पावर 4 माइनस r कितना 10, तो 10 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 1। फिर तो यहाँ से के टी निकल जाएगा क्या, आ रहा है के टी माइनस 10 टू दी इंटू 150,000 डिवाइड बाई 1000। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। पाई बाई 2 इंटू r0 टू दी पावर 4 माइनस ri टू दी डिवाइड बाई 1000 इज कमिंग 35342917.35। और इसका यूनिट क्या होगा, अगर के टी का ऐसा यूनिट लिखोगे तो टी बाई थीटा, टी का यूनिट न्यूटन मीटर, थीटा का रेडियन, तो न्यूटन मीटर पर रेडियन। अभी फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में लिए हो, तो ये न्यूटन mm पर रेडियन में आ रहा है क्या, हाँ सर। और अभी क्वेश्चन में किस में पूछा है सर, किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन में। तो अगर किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन में इसको कन्वर्ट करोगे तो 35342917.35 इंटू न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -3, mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऊपर में 10 -3, mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो अगेन 10 टू द पावर -3, और नीचे तो ऑलरेडी रेडियन है, इतना ये आ जाएगा क्या, किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन में। यस सर, इसमें कन्वर्ट करने के लिए अल्टीमेटली हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर -6, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद के टी कितना आ रहा है सर, 35.3429 किलो न्यूटन मीटर पर। अब जितने भी डेसिमल प्लेस तक पूछा है वहाँ तक पुट कर, के टी की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 35.3429। अब राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 पॉइंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 35. तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अ मोटर ड्राइविंग अ सॉलिड सर्कुलर स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 40 किलोवाट पावर at 500 rpm if the diameter of the shaft is 40 mm, the maximum torsion shear stress या maximum shear stress in the shaft कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया, मोटर ड्राइविंग अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट पावर ऑफ 40 किलोवाट, तो पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है वो दिया है क्या, यस सर, और कितना दिया है 40 किलोवाट। तो अगर वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 40,000 वॉट आएगा क्या, एट स्पीड 500 आरपीएम। तो स्पीड को कैपिटल एन से डिनोट करें तो कितना दिया है सर, 500 आरपीएम, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 40 mm, डायमीटर भी दिया है शाफ्ट का कितना है सर, 40 mm, तो इसके अंदर कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा ये पूछा है। पावर अगर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करें तो शाफ्ट में टॉर्सन मूवमेंट आएगा, और टॉर्सन के अंदर शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन में शियर ही आएगा, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अभी टॉर्सन के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, वही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा। अब उसके लिए पहले शाफ्ट में कितना टॉर्सन मूवमेंट टी आ रहा है वो निकालना पड़ेगा क्या, हाँ, और वो कैसे निकालेंगे, पावर और स्पीड दिया है तो वो
टॉर्सन निकल जाएगा कैसे, पावर इज इक्वल टू क्या होगा सर, ओमेगा, ओमेगा क्या, स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड इंटू टॉर्क, पावर है 40,000 न्यू वॉट। अच्छा, कभी भी स्पीड आरपीएम में दिया तो स्पीड रेडियन पर सेकंड में निकाल सकते हो, क्या होता है उसको निकालने का फॉर्मूला, ओमेगा, अगर एन स्पीड इन आरपीएम है, ओमेगा स्पीड इन रेडियन पर सेकंड है, तो ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है 2πn/60, जहां एन इज स्पीड इन आरपीएम, तो वो फॉर्मूला लगा दो। तो 2πn, एन स्पीड इन आरपीएम विच इज 500 डिवाइड बाई 60 इंटू कैपिटल टी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सर, कैपिटल टी दैट इज टॉर्सन मूवमेंट, कितना आएगा ये 2 इंटू पाई इंटू 500 डिवाइड बाई 60 इनवर्स इंटू 40,000 आ रही है 763.944 न्यूटन मीटर। ये निकल गया क्या, हाँ सर, ये किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क। और जैसे ही टॉर्क हो गया तो इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालोगे और वही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, यस सर। और किसी भी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में टॉर्सन के बाद मैक्सिमम शियर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 16T/πd³, ये T/J इंटू आरमेक्स वाले फॉर्मूले से आया है। सॉलिड सर्कुलर के लिए J यानी पोलर मोमेंट से π/32 d⁴ होगा, आरमेक्स d/2 होगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 16T/πd³। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 16T डिवाइड बाई πd³, यस सर, 16T, T इज टॉर्सन मोमेंट, यस सर। अच्छा, ये टॉर्सन मोमेंट अभी हम लोग न्यूटन मीटर में निकाले हैं, स्ट्रेस निकालते समय ना हम लोग फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में लेंगे, तो अब मैं इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाद में भी कर सकते थे बट अभी कर लेता हूँ। और इसको अगर न्यूटन mm में कन्वर्ट करोगे तो ये 763,944 न्यूटन mm आएगा क्या, तो 16T, टी में टॉर्सन मोमेंट पुट करेंगे न्यूटन mm में, कितना है 763,944 न्यूटन mm डिवाइड बाई पाई, डी इज डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विच इज 40, सो 40 का क्यूब। यहाँ से क्या आ जाएगा, टॉर्सन के कारण आने वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और वही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। और कितना आएगा सर, 16 इंटू 763 इंटू 944 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 40 का क्यूब, इट इज कमिंग 60.793 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मैथमेटिकली वही क्या होगा सर, मेगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना। एक सेकेंड, सिक्सटी 60.793 मेगा पास्कल, यही पूछा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा, और कितना आ रहा है सर वो 60.793 मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल में ही पूछा है क्या, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 60.793। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 60.793। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, द क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 होलो बार्स made of the same material are concentric circle as shown in figure. It is given that R3 is greater R1, R3 is greater R1 and R4 is greater R2 and the cross sectional area of are same, मतलब इन दोनों बार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम। तो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज R3 is greater than R1 and R4 is greater than R2. Next, cross section area in both the cases same. Suppose इस फर्स्ट केस को हम लोग केस 1 रिप्रेजेंट करें, इस केस को अगर हम लोग केस 1 बोलते हैं और इस केस को केस 2 अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों केस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, सेम है, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट केस एंड एरिया ऑफ सेकेंड केस इज सेम। नाउ J1 and J2 are the torsion rigidity of the bar on left side and right side respectively. Then we have to find the ratio J2 upon J1. तो यहाँ J2 जो है ना, जनरली हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को J से डिनोट करते हैं, बट यहाँ J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, इट इज टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी। तो J2 क्या है, बार 2 J1 क्या है, सबसे पहले J1 लेफ्ट साइड में जो क्रॉस सेक्शन है उसका टॉर्सन रिजिडिटी, क्लियर पॉइंट, यानी फर्स्ट केस का टॉर्सन रिजिडिटी इज J1, और टॉर्सन रिजिडिटी मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अगर मैं उसको G से डिनोट करूं तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको अभी मैं JP से डिनोट कर देता हूं, तो JP1, JP फर्स्ट, G फॉर फर्स्ट केस एंड JP फॉर फर्स्ट केस, क्लियर पॉइंट। दिस इज टॉर्सन रिजिडिटी फॉर फर्स्ट केस, यानी जो डायग्राम लेफ्ट में है। सिमिलरली सेकेंड केस के टॉर्सन रिजिडिटी को अगर मैं J सेकेंड बोलूं तो वो क्वेश्चन में J2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और टॉर्सन रिजिडिटी मतलब G और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट, तो सेकेंड केस का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा वो G सेकेंड,
और जो पोलर मोमेंट इनर्शिया होगा उसको अगर मैं जेपी सेकेंड बोलूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर, किसी को भी कंफ्यूजन? तब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, J2 अपॉन J1। अच्छा, यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि दोनों केस में जो मटेरियल है वो सेम है, और मटेरियल सेम है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम होगा क्या, यानी फर्स्ट केस का G और सेकेंड केस का G क्या होगा सर, सेम। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है सर, J2 अपॉन J1। यस सर, J2 अपॉन J1 क्या होगा सर, J2 मतलब G सेकेंड इंटू JP सेकेंड। यस सर, यस सर, फर्स्ट केस का G सेकेंड फर्स्ट एंड अपॉन J सेकेंड, बट G फर्स्ट और G सेकेंड, फर्स्ट केस का और सेकेंड केस दोनों का G सेम है क्या, और दोनों का C सेम है, तो ये क्या हो जाएगा सर, JP फॉर सेकेंड केस अपॉन JP फॉर फर्स्ट केस। ये हम लोग को फाइंड करना है, और ये रेशियो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू ना फाइंड करके ये पता करना है कि ये 1 से ज्यादा होगा कि 0.5 होगा कि 1 के बराबर होगा कि बिटवीन 0.5 to 1 होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर पॉइंट? तो अब ये कैसे फाइंड करें, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि दोनों केस का एरिया सेम है। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट केस एंड एरिया ऑफ सेकेंड केस इज सेम। यहाँ से एक रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर हम लोग फर्स्ट केस का एरिया लिखे तो फर्स्ट केस इज होलो सर्कल, और अगर ये फर्स्ट केस होलो सर्कल है, यहीं पर मैं कर देता हूँ, फर्स्ट केस इज होलो सर्कल एंड सेकेंड केस इज ऑल्सो होलो सर्कल। फर्स्ट केस जो होलो सर्कल है उसका आउटर रेडियस R2 और इनर रेडियस R1 है, सेकेंड केस का आउटर रेडियस R4 और फर्स्ट इनर रेडियस R3 है। तो फर्स्ट केस का एरिया क्या होगा, पाई इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यस सर, सेकेंड केस का क्या होगा, पाई इन ब्रैकेट R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, ये होगा क्या, हाँ सर, पाई पाई कट जाएगा तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यस सर, क्लियर पॉइंट? अब हम लोग को फाइंड क्या करना है सर, J2 अपॉन J1, तो इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। और अभी फाइंड किया हम लोग सर यहाँ J2 अपॉन J1, JP सेकेंड यानी सेकेंड केस का पोलर मोमेंट इनर्शिया अपॉन JP फर्स्ट यानी फर्स्ट केस के पोलर मोमेंट इनर्शिया, इसके रेशियो के बराबर होगा क्योंकि दोनों केस का G सेम था। यस सर, अब यहाँ से अगर हम लोग J2 अपॉन J1 निकालने जाए तो कितना आएगा सर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, अगर होलो सर्कुलर सेक्शन है तो पोलर मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला होता है पाई बाई 32 D नॉट टू दी पावर 4 माइनस DI टू दी पावर 4। उसको रेडियस के टर्म में लिखोगे तो D नॉट को हम लोग ट्वाइस ऑफ R नोट कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 कॉमन आ जाएगा। वैसे DI को हम लोग ट्वाइस ऑफ RI कर सकते हैं तो 16 कॉमन आ जाएगा, और 16 डिवाइड बाई 32 पाई बाई 2 होगा क्या, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई बाई 2 इन ब्रैकेट R नॉट टू दी पावर 4 माइनस RI टू दी पावर 4, यानी JP फॉर सेकेंड केस क्या होगा सर, पाई बाई 2 R नॉट आउटर रेडियस फॉर फर्स्ट केस, सॉरी आउटर रेडियस फॉर सेकेंड केस, क्योंकि अभी सेकेंड का लिख रहा हूँ। सेकेंड केस का आउटर रेडियस R4 है और इनर रेडियस R3 है, तो ये R4 टू दी पावर 4 माइनस R3 टू दी पावर 4 होगा, डिवाइड बाई पाई बाई 2। फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट केस का आउटर रेडियस R2 है तो R2 टू दी पावर 4 माइनस इनर रेडियस R1 है तो R1 टू दी पावर 4, क्या होगा, पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसको तो कैंसिल कर दिए। अब ये क्या आएगा सर, J2 अपॉन J1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या सीख सकते हैं, R4 का स्क्वायर और ये R3 का स्क्वायर, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर इसको R4 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर करूँ तो R4 का स्क्वायर a हो जाएगा और R3 का स्क्वायर b हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी यानी R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी यानी R4 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, क्या आएगा, क्या डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा सर, सिमिलरली इसको R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको R1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये R2 का स्क्वायर R2 के स्क्वायर को a बोलूँ तो a स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर R1 स्क्वायर को b बोलूँ तो ये b स्क्वायर है क्या, और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा सर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो ये मेरे को फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे को ये पता है क्या कि R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, तो ये दोनों पार्ट सेम है और ये दोनों पार्ट सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको कैंसिल करोगे ये दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, और इसको कैंसिल करोगे तो ये रेशियो क्या बचेगा सर, J2 अपॉन J1, ये निकालना था J2 अपॉन J1, और ये कितना आएगा सर, R4 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, तो मैं इक्वेशन 2 बोल। अब मेरे को ये बताना है कि J2 इज अपॉन J1 का रेशियो 1 से बड़ा है कि 1 से 0.5 से छोटा कि 1 के बराबर की बिटवीन 0.5 to 1,
और उसके लिए क्वेश्चन में एक कंक्लूजन क्या दिया है कि R3 इज ग्रेटर देन R1 एंड R4 इज ग्रेटर देन R2। अब मैं क्या बोलूं यहाँ पर, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, R3 इज ग्रेटर देन R1। अच्छा, R3 R1 से ज्यादा है तो R3 स्क्वायर भी R1 स्क्वायर से ज्यादा होगा क्या? यस सर, इसको मैं इक्वेशन 3 बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है सर, R4 इज ग्रेटर देन R2। अगर R4 R2 से ज्यादा है तो R4 स्क्वायर भी R2 स्क्वायर से ज्यादा होगा क्या? इसको हम लोग इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इनका एडिशन करूं, अगर R3 स्क्वायर R1 स्क्वायर से ज्यादा है, R4 स्क्वायर R2 स्क्वायर से ज्यादा है, तो LHS का एडिशन यानी R3 स्क्वायर ऐड करना क्यों है ना, और R3 R4 पॉजिटिव नंबर है, R3 R4 पॉजिटिव नंबर है, तो मैं जो भी रिलेशन बता रहा हूं वैलिड है। यानी R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर भी ज्यादा होगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर से। यानी अगर मैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड करूं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर, या R4 स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, R4 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर ग्रेटर होगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। क्लियर पॉइंट? अच्छा, अगर ये इससे ग्रेटर इसको नीचे ले जाऊं तो क्या कंक्लूजन आएगा, R4 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा क्या? अच्छा, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 5 बोले तो ध्यान देना, इक्वेशन 5 बोले तो ध्यान देना, यहां पर J2 अपॉन J1 इसी रेशियो के बराबर है क्या? इसके बराबर। और ये अगर ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स J2 अपॉन J1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। यानी अगर मैं इक्वेशन 2 और 5 से कंक्लूड करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि J2 अपॉन J1 इज ग्रेटर देन 1। यहां पर हम लोग को यही रेशियो निकालना था, J2 अपॉन J1, और ये जो रेशियो है सर ये क्या होगा सर, ग्रेटर देन 1। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज J2 अपॉन J1 इज ग्रेटर देन 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोला इस क्वेश्चन में, कंसीडर अ स्टेप्ड स्टील शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाइड एट बी एज शोन इन फिगर। बी पॉइंट पे ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा हुआ है 10 न्यूटन मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एज्यूम शियर मॉडुलस G इज 77 गीगा पास्कल। तो शियर मॉडुलस की वैल्यू दिया है, G की वैल्यू 77 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में कितना होगा, 77,000 मेगा पास्कल। अच्छी बात है। द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट C इज, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है C का, किस यूनिट पे, डिग्री में पूछा है, तो रेडियन में निकल जाएगा तो फिर डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। तो पॉइंट C का एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है। ठीक है, और इस डायग्राम में जो भी डायमेंशन है वो mm में है, mm में, मतलब इस पोर्शन का लेंथ कितना है 500 mm, इस पोर्शन का भी लेंथ कितना है 500 mm। इसका 5 मतलब डायमीटर दिया है 10 mm, क्योंकि ऑल डायमेंशन ही mm क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। इस पोर्शन का डायमीटर कितना है 20 mm। अब इसमें ऑलरेडी नेमिंग क्या हुआ है, बट एंगल ऑफ ट्विस्ट जैसे कभी भी किसी पॉइंट का निकालना हो ना, तो पहले ही देख लो इसमें सफिशिएंट नेमिंग है कि नहीं एंगल ऑफ ट्विस्ट के हिसाब से। सफिशिएंट नेमिंग मतलब टॉर्शन लोड के केस में ना एंड पॉइंट को मार्क करो, बीच में जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है, चाहे लोड से रिलेटेड चेंज हो, चाहे क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड चेंज हो, चाहे मटेरियल से रिलेटेड चेंज हो, उनको मार्क कर दो। क्लियर पॉइंट? जैसे ये एंड का तो निकालना है तो सी ऑलरेडी नेमिंग क्या हुआ है, यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसको ऑलरेडी नेमिंग क्या हुआ है बी से, इसके बीच और कहीं पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है और ये लास्ट पॉइंट है तो इसको क्या बोला है क्वेश्चन में ए। और हम लोग को अभी फाइंड क्या करना है सर, पॉइंट सी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट। अच्छा, किसी भी पॉइंट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो निकालने का तरीका क्या है, उस पॉइंट का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है सर, थीटा सी। तो थीटा सी कैसे निकालेंगे, सी का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट यहाँ ए है तो थीटा सी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे। अच्छा, थीटा सी एक साथ नहीं निकाल सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि पूरे एसी पोर्शन में पैटर्न सेम नहीं है। तो ये देखो एसी पोर्शन के बीच कितना सेगमेंट आ रहा है जिसमें पैटर्न सेम है, तो एसी पोर्शन के बीच दो सेगमेंट है, एक ए बी और एक बी सी। तो थीटा ए सी हम लोग कैसे निकालेंगे, दो पार्ट में, थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, थीटा ए बी। अच्छा, थीटा ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ए बी के बीच कोई नया टॉर्शन लोड नहीं है बीच में, तो पूरे ए बी पोर्शन का टॉर्शन मोमेंट रेजिस्टेंस सेम होगा, पूरे ए बी पोर्शन का मटेरियल सेम है यानी जी सेम है, पूरे ए बी पोर्शन का डायमीटर सेम है यानी जे पोलर मोमेंट सेम होगा क्या। तो ए बी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए हम लोग टी एल अपॉन जे जे फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग को ए बी पोर्शन का टॉर्शन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्या। हाँ सर, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, टी ए बी। टी ए बी क्या है, ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन के बीच का टॉर्शनल रेजिस्टेंस, और चूंकि ए बी के बीच कोई नया लोड नहीं है तो जो ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस आएगा वही हर एक क्रॉस सेक्शन।
अभी इसे क्रॉस सेक्शन का या तो लेफ्ट पोर्शन को लो या राइट पोर्शन को, उसके एक साइड के पोर्शन में लेफ्ट को लियो तो राइट से मतलब नहीं है, राइट को लियो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है, एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सन लोड आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम। तो अगर मैं राइट साइड का पोर्शन लूँ, क्योंकि लेफ्ट के लिए फिर रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो राइट, तो इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड है 10 न्यूटन मीटर, यहाँ का टॉर्सनल रेजिस्टेंस क्या होगा 10 न्यूटन मीटर। सर प्लस की माइनस, तो प्लस माइनस कुछ भी लो, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो साइन कन्वेक्शन कब लेता मैं, जब इसमें 2-3 लोड आता, अभी तो पूरे 60 में एक ही लोड है तो जो है उसी को प्लस ले लो। तो प्लस 10 न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन एमएम में, जब भी मैं क्या निकालूंगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को एमएम में लूंगा। इसको अगर हम लोग न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करें तो कितना होगा सर 10 इंटू न्यूटन, तो न्यूटन है, मीटर को एमएम के लिए 1000 मल्टीप्लाई, तो 10,000 न्यूटन एम। फिर यूनिट का ध्यान देना, लिख देता हूँ ताकि जगह पूछ जाए, 10,000 न्यूटन एम। अच्छा, बीसी पोर्शन का, बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का भी रेजिस्टेंस सेम होगा, जैसे एबी के लिए टीएल अपॉन जीजे यूज कर सकते हो वैसे बीसी के लिए भी कर सकते हो। उसके लिए बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बीसी के बीच कोई नया लोड नहीं है तो बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो बीसी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। बट इस एक क्रॉस सेक्शन का निकालते समय अगर राइट पोर्शन को लोगे तो इसके राइट पोर्शन में तो कोई लोड ही नहीं है, तो अभी हम बोलोगे बीसी पोर्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस 0 होगा, और अगर टी बीसी 0 है तो थीटा बीसी 0 होगा, क्योंकि बीसी के लिए जब टीएल अपॉन जीजे फॉर्मूला यूज करोगे तो टी यानी टॉर्सनल रेजिस्टेंस ही 0 है, तो थीटा बीसी 0 होगा। यहाँ पर मेरे को अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पॉइंट सी निकालना है, थीटा सी, तो मेरे को केवल क्या निकालना पड़ जाएगा, थीटा ए बी, क्योंकि थीटा बी सी 0। थीटा बी कैसे निकालोगे, ए बी पोर्शन के लिए टीएल अपॉन जीजे, टी ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस विच इज 10,000 न्यूटन एमएम, एल ए बी पोर्शन का लेंथ, और ए बी पोर्शन का लेंथ 500 mm है क्या, यस सर। जी ए बी पोर्शन के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो 77,000 मेगा पास्कल है क्या, यस सर। और जे ए बी पोर्शन के क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट इनर्शिया, और ए बी पोर्शन सॉलिड सर्कुलर है तो उसका पोलर मूवमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, π/32 d टू द पावर 4, d टू द पावर 4। और ए बी पोर्शन का जो डायमीटर हो कितना है 20 mm, तो 20 टू द पावर 4, यहाँ से थीटा ए बी निकलेगा, प्लस थीटा बी सी, बी सी पोर्शन के लिए टीएल अपॉन जीजे, तो बी सी पोर्शन का रेजिस्टेंस ही 0 है, तो बी सी पोर्शन का थीटा क्या भी क्या होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा सर थीटा सी, बट अभी रेडियन में आएगा, कितना आएगा सर 10,000 इंटू 500 डिवाइड बाई π/30, तो 30 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 20 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 7,000 आ रहा है ये सर 4 पॉइंट, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1339 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। अब इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, डिग्री में। तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या पता है, अगर एंगल रेडियन में थीटा बोलूँ, डिग्री के एंगल को डी बोलूँ, तो हम लोग को रिलेशन पता है d/180 इज इक्वल टू थीटा बाई पाई होता है क्या, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा बाई पाई और d/180 का उधर शिफ्ट कर दो, तो ये थीटा पाई बाई इंटू 180 आएगा क्या, तो थीटा एंगल इन रेडियन कितना है 4.1339 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई थीटा बाई पाई इंटू 180, कितना डिग्री आएगा क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पॉइंट सी डिग्री में कितना आ रहा है सर, डिवाइड बाई पाई इंटू 180, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 0.2368 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट पॉइंट सी का कितना आ गया 0.2368 डिग्री, और डिग्री में ही पूछा है। ठीक है, तो डिग्री में कितना आ गया 0.2368। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया 0.236। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.2368। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ होलो शाफ्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ इज डिजाइन टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 30 किलोवाट एट 700 आरपीएम। तो एक होलो शाफ्ट है, उसका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ को अगर हम लोग एल से डिनोट करें तो लेंथ एल कितना दिया 1 मीटर, एमएम में कितना होगा सर 1000 mm। यस सर, इज डिजाइन टू ट्रांसमिट अ पावर कितना दिया 30 किलोवाट, वाट में कितना हो जाएगा 30,000 वाट। क्लियर है, एट 700 आरपीएम, और उसका जो स्पीड है उसको अगर हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करें क्योंकि आरपीएम में दिया है, तो 700 आरपीएम। कभी भी पावर स्पीड दिया तो टॉर्क निकल जाएगा क्या, यस सर। मैक्सिमम परमिसेबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द शाफ्ट इज 1 डिग्री। मैक्सिमम परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है, यानी थीटा की परमिसिबल वैल्यू दिया है। इट मीन शाफ्ट में जो एक्चुअल मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा या तो थीटा पी के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, बट ये उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट क्वेश्चन में कितना दिया है सर 1 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या जाएगा सर d/180 इज इक्वल टू थीटा बाई पाई, जहाँ d डिग्री में और थीटा रेडियन में है। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो d/180 और थीटा बाई पाई का पाई उधर शिफ्ट कर दो, तो ये d पाई/180 आएगा क्या, d इज एंगल ऑफ डिग्री विच इज 1
इंटू पाई डिवाइड बाई 180। रेडियन में ये कितना होगा सर, पाई बाई 180 रेडियन। और एक्चुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट या तो इतना या इससे क्या होना चाहिए कम, बिकॉज इट इज परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट। यस सर। द इनर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 0.7 टाइम्स ऑफ आउटर डायमीटर। अगर मैं इनर डायमीटर को डी आई बोलूँ, आउटर डायमीटर को डी नॉट बोलूँ, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी आई इज 0.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट। यानी यहाँ से अगर हम लोग डी आई बाई डी नॉट का रेशियो निकालें, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, के इज डी आई बाई डी नॉट, तो डी आई बाई डी नॉट कितना आएगा 0. ठीक है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट इज 80 गीगा पास्कल। यस सर। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी दिया हुआ है कितना, 80 गीगा पास्कल। मेगा पास्कल में वो कितना होगा सर, 80,000 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है सर, आउटसाइड डायमीटर यानी डी नॉट। अच्छा, अब क्वेश्चन में परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करने के लिए एक्चुअल मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, और वो या तो थीटा पी के बराबर या उससे कम होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय उसके बराबर ले लेना, तो मेरे को जो आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पूछा वो निकल जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, एक्चुअल मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट का। क्लियर पॉइंट। और एक्चुअल मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, पूरे लेंथ का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा ये होगा, क्योंकि पूरा शाफ्ट पूरी यूनिफॉर्म टॉर्सन से सब्जेक्टेड है। क्लियर पॉइंट। और यूनिफॉर्म टॉर्सन की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में पावर स्पीड दिया तो उसका यूज करके टॉर्क निकाल लो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, पावर इज इक्वल टू क्या होगा सर, ओमेगा। ओमेगा क्या है, स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड इंटू टॉर्क। पावर कितना है 30,000 वाट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। तो स्पीड आरपीएम में दिया है तो रेडियन पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, स्पीड इन आरपीएम कैपिटल एन है तो उसका रिलेशन रेडियन पर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू कैपिटल एन बाई 60। तो 2 पाई और कैपिटल एन स्पीड इन आरपीएम कितना है 700 डिवाइड बाई 60 इंटू टॉर्क टी। यहाँ इस इक्वेशन में एक ही उन्होंने, दैट इज टॉर्क निकल जाएगा क्या, कितना आएगा 30,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 700। इट इज कमिंग, यू कैन चेक कैलकुलेशन, 409.255.255568 न्यूटन मीटर। अच्छा, हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को एमएम ले रहे हैं, तो इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं क्या, उसके लिए इसमें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1000 करोगे तो ये आएगा 409,255.568 न्यूटन एम। क्लियर। और जैसे ही आ गया मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, निकल जाएगा, जो विच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू थीटा पी। और चाहिए कितना आएगा, टी एल अपॉन जी जे। टी इज टॉर्सन मोमेंट रेजिस्टेंस विच इज 409,255.568 इंटू एल लेंथ ऑफ द इंटायर शाफ्ट विच इज 1 मीटर, mm में 1000 mm, डिवाइड बाई जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज 80,000 मेगा पास्कल, और जे पोलर मोमेंट से, और वो क्या होगा सर, पाई बाई 32 इन ब्रैकेट डी नॉट टू दी पावर 4 माइनस डी आई टू दी पावर 4। पर अगर उससे हम लोग डी नॉट टू दी पावर 4 कॉमन ले लें, डी नॉट, तो ये क्या आएगा सर, 1 माइनस के टू दी पावर 4 होगा क्या, के क्या होता है डी आई बाई डी नॉट का रेशियो, एंड इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द शाफ्ट दैट इज थीटा पी। और परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है रेडियन में, पाई बाई 180, क्योंकि ये रेडियन में आया है, तो उससे एक ही अननोन है, इस इक्वेशन में डी नॉट निकल जाएगा क्या, कितना आएगा। यस सर, इसको फिर से लिख देते हैं, 409,255.568, या पूरा कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, इंटू 1000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू पाई बाई 32 डी नॉट टू दी पावर 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस के कितना है सर, 0.7 टू दी पावर 4। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 180। यहाँ एक ही उन्होंने क्या निकल जाएगा, आउटर डायमीटर। मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू साइन लेके निकलना आएगा सर, कैलकुलेशन चेक कर लेना, डिवाइड बाई 80,000 डिवाइड बाई पाई 32 पर चला जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 0.7 टू द पावर 4, इधर आ जाएगा इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, ये डी नॉट टू द पावर 4 आया, तब पावर 1/4। अब ये कैलकुलेशन का तुम लोग का कम है, ये कितना आ रहा है सर, 44.521 mm। एक बार और चेक कर लेंगे। हाँ, एक्चुअल आउटर डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम, तो ध्यान देना, एक्चुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट परमिसिबल से जितना कम होगा उतना सेफर साइड रहूंगा, और ये कब कम होगा, जब डी नॉट ज्यादा हो, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो एक्चुअल डी नॉट या तो इतना या उससे क्या होना चाहिए ज्यादा। बट अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू का करें तो कितना है 44.521। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, जस्ट बी ऑन सेफर साइड। क्लियर, कितना आएगा ये,
यस करेक्ट है। तो आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कितना आ रहा है 44.521 mm। 4.5 क्वेश्चन में आउटर डायमीटर ही पूछा और mm में पूछा है। क्या हो गया करेक्ट आंसर 44.5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 44 पॉइंट। ओके, so student, now we'll discuss the solution of this question. This is multiple choice question. What this question is saying, a hollow shaft d naught is equal to twice of di, where d naught is outer diameter and di is inner diameter. It is mentioned in the question. तो क्वेश्चन में क्या दिया है सर, डी नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी आई। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी आई बाई डी नॉट का रेशियो निकल जाएगा क्या, जिसको फॉर्मूले में जनरली के से डिनोट करता हूँ, और ये कितना आएगा 1/2, दैट इज 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। नाउ इज नीड्स टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 20 किलोवाट। तो पावर कितना ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये दिया है, कितना दिया है, पावर इज ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ 20 किलोवाट। इन वॉट इट विल बी 20,000 वॉट। ठीक है, एट स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 3000 आरपीएम। तो स्पीड आरपीएम में दिया जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूँ। और जब भी पावर और स्पीड दिया तो कितना टॉर्क ट्रांसमिट करवाना उस शाफ्ट से, वो निकल जाएगा क्या। देन maximum permissible shear stress of the shaft material is 30 megapascal. It is maximum permissible shear stress. It is permissible shear stress which is 30 megapascal. मतलब एक्चुअल मैक्सिमम shear stress या तो 30 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, कम, बिकॉज इट इज परमिसिबल। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, डी नॉट की वैल्यू, यानी आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो अब यहां पर ध्यान देना, मेरे को आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एक नोन निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, तो क्वेश्चन में परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया, तो अगर मैं एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालूं, उसको परमिसिबल के बराबर या उससे कम ले लूंगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय उसके बराबर ले लेने, तो मेरा नॉन डी नोट निकल। उसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होलो शाफ्ट में निकालना है, तो पहले टॉर्क कितना वो ट्रांसमिट कर रहा है शाफ्ट, वो निकालना पड़ेगा। वो निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पावर स्पीड दिया तो उससे टॉर्क निकल जाए। पहले मैं टॉर्क ट्रांसमिटेड निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा, पावर इज इक्वल टू क्या होगा सर, ओमेगा इंटू टॉर्क। यस सर, पावर कितना दिया है 20,000 वॉट। ओमेगा क्या होता है, स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन रेडियन पर सेकंड। अगर स्पीड आरपीएम में पता तो रेडियन पर सेकंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई कैपिटल एन बाई 60, जहां एन स्पीड इन आरपीएम है, स्पीड इन रेडियन पर सेकंड क्या होगा 2 पाई कैपिटल एन दैट इज स्पीड इन आरपीएम विच इज 3000 आरपीएम डिवाइड बाई 60 इंटू कैपिटल टी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि ये होलो शाफ्ट कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, दैट इज कैपिटल टी की। और अभी ऐसा यूनिट लियो तो ये न्यूटन मीटर में आएगा। कितना आ रहा है 20,000 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 3। It is coming 63.66198 न्यूटन मीटर। अच्छा, अभी स्ट्रेस निकालते समय मैं फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को एमएम में लूंगा, तो इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर दें। न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। इन न्यूटन एमएम इट इज कमिंग 63661.98 टन। ये टॉर्क ट्रांसमिटेड आ गया, क्लियर पॉइंट। अब इसके कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा, मेरे को ये इसका एक्सप्रेशन निकालना है। मेरे को ये पता है क्या, और मेरे को क्वेश्चन में परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया, तो मेरे को ये पता है क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस। नाउ अगर होलो क्रॉस सेक्शन है और उसमें टॉर्सन के कारण अगर मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 16t/πd नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू दी पावर 4, जहां टी टॉर्सन मोमेंट है, डी नॉट आउटर डायमीटर है, और के डी आई बाई डी नॉट का रेशियो है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल जो जनरल फॉर्मूला है उससे तो निकल ही जाएगा, T/J इंटू आर मैक्स, जहाँ टी टॉर्सन मोमेंट है, जे क्या होगा पोलर मूवमेंट है, जो क्या होगा π/32 डी नॉट टू दी पावर 4 माइनस डी आई टू दी पावर 4। उसे डी नॉट टू दी पावर 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर 1 माइनस के टू दी पावर 4 ही बचेगा, इंटू आर मैक्स ऊपर में। और आर मैक्स क्या होगा सर, क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, जो डी नॉट बाई 2 के बराबर होगा। और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आता है फॉर्मूला क्या, 16t/πd नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू दी पावर 4। और ये मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, परमिसिबल शियर। यहां से निकल जाएगा क्या, 16 टी इज टॉर्सन मोमेंट विच इज 63661.98 न्यूटन एमएम डिवाइड बाई पाई डी नॉट निकालना है। डी नॉट क्वेश्चन में स्मॉल डी ऐसे डी नॉट किया है ना, स्मॉल लेटर से ले लेते हैं, पाई डी नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के इज 0.5 टू द पावर 4 विच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस, इट इज 30। क्लियर। तो इस इक्वेशन में एक ही नोन आ रहा है क्या, डी नॉट, तो वो निकल जाएगा क्या आएगा, अब ये कैलकुलेशन आएगा। लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लो, 16 इंटू 1.98 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 टू डिवाइड बाई 30
देन क्यूबिक, इट इज कमिंग 22.59 mm। अच्छा, एक्चुअल डी नॉट या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, बट अभी मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। पर हाँ, एक्चुअल डी नॉट या तो इतना या इससे ज्यादा। क्यों? एक्चुअल स्ट्रेस जितना कम होगा परमिसिबल से उतना सेफर साइड रहूंगा, और एक्चुअल स्ट्रेस कब कम होगा? जब उसके पावर, उसके फॉर्मूले में डी नोट नीचे आ रहा है, जब डी नोट क्या हो, ज्यादा हो। तो जो भी लिमिटिंग वैल्यू आया, एक्चुअल डी नोट या तो इतना या इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया डी नोट का? 22.59 mm के आसपास जो आंसर 22.59 ऑप्शन से मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में? A rope brake dynamometer attached to a crankshaft of an IC engine measures a brake power of 10 kilowatt when the speed of rotation of the shaft is 400 radian per second। रेडियन पर सेकंड में दिया है। Then we have to find the shaft torque sensed by the dynamometer। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को पावर दिया हुआ है सर 10 किलोवाट, उसको वाट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 10,000 वाट। स्पीड दिया है रेडियन पर सेकंड में, उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, कितना? 400 रेडियन पर सेकंड। और हम लोग को क्या निकालना है सर? टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को शाफ्ट में क्या पता है सर? पावर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टॉर्क, या पावर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टॉर्क। यस सर, पावर कितना है? 10,000 वाट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड इज 400 रेडियन पर सेकेंड इंटू टॉर्क। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? टॉर्क कितना आएगा सर? 10,000 डिवाइड बाई 400। और यहाँ सारा एसआई यूनिट पे लिया हो तो टॉर्क किस में आएगा? न्यूटन मीटर में। और अभी टॉर्क किस में पूछा है सर? न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कितना आ गया सर? टॉर्क की वैल्यू पूछा और टॉर्क निकल गया, कितना आया? 25 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया? 25, क्योंकि न्यूटन मीटर में। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25। तो स्टूडेंट, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? टू सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ रेडियस R1 एंड R2, दोनों, एक का रेडियस R1 है, एक R2, आर सब्जेक्टिव टू सेम टॉर्क। सेम टॉर्क यानी क्वेश्चन में दिया है क्या? T1 इज इक्वल टू T2। यस सर, दोनों सेम है तो एक बार के लिए उसको T से डिनोट कर लेते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द टू शाफ्ट आर τ1 एंड τ2 रिस्पेक्टिवली। अगर R1 बाई R2 इज 2 देन वी हैव टू फाइंड τ2 बाई τ1। तो क्वेश्चन में R1 बाई R2 का रिलेशन दिया हुआ है क्या? हाँ सर, कितना दिया है सर? 2। देन वी हैव टू फाइंड τ1 अपॉन τ2, रेशियो को फाइंड। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट शाफ्ट का रेडियस R1 है, सेकंड का रेडियस R2, अगर डायमीटर का बात करूँ, फर्स्ट के डायमीटर को D1, सेकंड के डायमीटर को D2 से डिनोट करूँ, तो क्या मैं R1 को D1 बाई 2, R2 को D2 बाई 2 लिख सकता हूँ? 1 बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अगर R1 बाई R2 2 है तो D1 बाई D2 भी 2 होगा क्या? क्लियर, क्योंकि जनरली हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन डायमीटर के टर्म में लिखते हैं। अब फर्स्ट केस का अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखूँ तो सॉलिड शाफ्ट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन हम लोग का 16T अपॉन पाई डी क्यूब होता है क्या? यस सर, क्लियर पॉइंट, बस उस रिलेशन को लिख लो। तो 16T, फर्स्ट केस का टॉर्क T1 T के ही बराबर है, डिवाइड बाई फर्स्ट केस का डायमीटर D1 है तो पाई D1 क्यूब आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यस सर, सेकंड केस का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस τ2 का एक्सप्रेशन लिखो तो 16T अपॉन पाई डी क्यूब फॉर सेकंड केस, क्योंकि वो भी सॉलिड है तो 16, इसका टॉर्सो मोमेंट भी T ही है, डिवाइड बाई पाई, बट सेकंड केस का डायमीटर D2 है तो ये D2 क्यूब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? τ2 अपॉन τ1, एकदम सिंपल है। तो τ2 अपॉन τ1 के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दो, और जो कॉमन है वो तो कट जाएगा। उसके अलावा क्या क्या बचा ये देखो, डिवाइड बाई 1। क्या आएगा सर? इक्वेशन 2 का LHS में τ2 है, 1 के LHS में τ1, तो τ2 अपॉन τ1 ये इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन 1 2 दोनों के RHS में 16T अपॉन पाई और 16T अपॉन पाई कॉमन है क्या? तो कट जाएगा। उसके अलावा क्या बचेगा? इसमें आ रहा है 1 अपॉन D2 क्यूब, तो 1 अपॉन D2 क्यूब, तो नीचे D2 क्यूब चला जाएगा। यस सर। अच्छा, τ1 में क्या आ रहा है? 1 अपॉन D1 क्यूब, तो यहाँ अगर 1 अपॉन D1 क्यूब लिखोगे तो D1 क्यूब ऊपर चला जाएगा क्या? हाँ सर, तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है सर? D1 बाई D2 का होल क्यूब, यही आ रहा है क्या? τ2 अपॉन τ1 क्या आ जाएगा सर? D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2 इज 2 और उसका क्यूब, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? τ2 अपॉन τ1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8। ये रेशियो पूछा है τ2 अपॉन τ1 का, और ये रेशियो कितना आ रहा है सर? 8। तो फॉर दिस क्वेश्चन द रेशियो τ2 अपॉन τ1 इज 8। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? अ टॉर्क T इज अप्लाइज एट द फ्री एंड ऑफ अ स्टेप्ड रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन as shown in figure. The shear modulus of the material of the rod is G. The expression of diameter to produce an angle of twist theta at the free end.
तो फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा प्रोड्यूस करने के लिए डायमीटर डी का इक्वेशन क्या होना चाहिए? इतने पोर्शन का डायमीटर डी है, इस पोर्शन का डायमीटर 2d है। डायग्राम में अलग से बना लिया हूँ, क्लियर पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डायमीटर डी का एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस एंगल ऑफ ट्विस्ट एट फ्री एंड इक्वल टू थीटा। पहले इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग जहां भी, पहले तो एंड को मार्क कर दो और जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है उस पॉइंट को मार्क कर दो। जैसे पैटर्न मतलब जहां या तो नया लोड आ जाए या क्रॉस सेक्शन चेंज हो या मटेरियल। अभी मटेरियल पूरे का सेम है, बीच में कहीं नया लोड नहीं आ रहा, बट यहाँ से क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है क्या? इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। दिस इज लास्ट पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सी। तो क्वेश्चन में क्या दिया? एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ फ्री एंड दैट इज थीटा ए। कितना दिया वो? थीटा, क्लियर पॉइंट। इसका मॉडुलस और जनरल नोटेशन, इसमें जो टॉर्क लग रहा है वो टी है, इसका जो मॉडुलस और रिजिडिटी है वो कितना है सर? जी है, वो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है सर? इसके डायमीटर डी का एक्सप्रेशन। फिर और ये कैसे निकालेंगे? तो हम लोग फ्री एंड के एंगल ऑफ ट्विस्ट का एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसको थीटा से इक्वेट कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अब फ्री एंड का एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? थीटा ए। ठीक है, किसी भी पॉइंट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट निकालेंगे। यहाँ फिक्स पॉइंट सी है तो थीटा ए सी निकालेंगे क्या? यस सर। अब थीटा ए सी कैसे निकालेंगे? तो ए सी के बीच में कितना पोर्शन आ रहा है जिसमें पैटर्न सेम है? दो, एक ए बी और एक बी सी। तो हम लोग थीटा ए सी कैसे निकालेंगे सर? थीटा ए बी, इसलिए नेमिंग इंपॉर्टेंट है, प्लस थीटा बी सी। यस सर। अब थीटा ए बी के लिए, ए बी पोर्शन के बीच कोई नया लोड नहीं है तो ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस सेम होगा। ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का डायमीटर सेम है, यानी पोलर मूवमेंट हमेशा सेम होगा। और मटेरियल तो पूरे ए बी बी सी का सेम है, तो ए बी का भी मटेरियल यानी जी सेम होगा क्या? और टी जी और जे सेम है, तो थीटा ए बी कैसे निकालेंगे? टी एल अपॉन जी जे। ठीक है, सेम मैनर पे हम लोग बी सी पोर्शन के लिए भी टी एल अपॉन जी जे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट ए बी के लिए फॉर्मूला, बी सी के लिए फॉर्मूला यूज करने के लिए ए बी और बी सी पोर्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस पता होना चाहिए क्या? यस सर। अभी ए बी के बीच का टॉर्शन रेजिस्टेंस निकालोगे, उसको टी ए बी बोलोगे, तो वो किसके बराबर आएगा? ए बी के बीच कोई नया लोड नहीं है, तो जो भी ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस होगा वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? या तो राइट पोर्शन को लो या लेफ्ट को लो। लेफ्ट में अभी रिएक्शन निकालना पड़ेगा तो मैं राइट को ले लेता हूँ। और इसके राइट साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्शन लोड है उसका अलजेब्रिक सम, तो अभी एक ही लोड आ रहा है टी, तो बस वही आएगा। अब सर प्लस की माइनस, जब एक ही लोड है हम लोग अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड से मतलब है। साइन कन्वेक्शन तो हम लोग बस इसलिए यूज करते हैं कि जब अलग अलग डायरेक्शन में लोड आए तो एल्जेब्रिक सम करने के लिए एक साइन कन्वेक्शन चाहिए। पर अभी ये एक ही लोड है तो जो भी है उसको प्लस मान लो, तो ये प्लस टी। अच्छा, अभी बीसी पोर्शन का भी रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो प्लस टी के बराबर आएगा, बिना देखे बोल सकते हो, क्योंकि अभी तो एक्चुअल में पूरे एसी पोर्शन के बीच कोई नया लोड नहीं है, तो पूरे एसी पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का ट्रांसफॉर्मेंट वाला रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो ए बी का आएगा वही बी सी का आएगा, यानी दोनों कितना होगा सर? टी। तो जैसे ये निकल गया एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पॉइंट ए दैट इज थीटा ए निकल जाएगा। कैसे? थीटा ए बी प्लस बी सी। थीटा ए बी के लिए, ए बी पोर्शन के लिए टी एल अपॉन जी जे। मैं क्या करूंगा? ए बी और बी सी में जो कॉमन है उसको बाहर ले लूंगा, तो ए बी पोर्शन के लिए टी एल अपॉन जी जे यूज करोगे, तो ए बी पोर्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस टी है। यस सर, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अच्छा, बीसी का भी रेजिस्टेंस टी ही है, या बाद में चलो बाहर ले लेना, एक बार क्लियर लेते हैं। तो ए बी पोर्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस टी, एल ए बी पोर्शन का लेंथ, ए बी पोर्शन का लेंथ एल बाई टू है क्या? सो एल बाई टू, टू को नीचे भी ले जा सकते हो, यस ले ही जाते हैं, एल बाई टू अपॉन जी। ए बी पोर्शन के मटेरियल का मॉडुलस रिजिडिटी जी ही है। यस सर, और वो बी सी का भी वही है। ये ए बी पोर्शन के मटेरियल के क्रॉस, सॉरी ए बी पोर्शन के क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट क्या है? ए बी पोर्शन का डायमीटर डी है, तो पोलर मूवमेंट का कितना होगा सर? पाई बाई 32, 32 ऊपर चला जाएगा, डायमीटर स्मॉल डी टू द पावर 4 प्लस थीटा बी सी। बी सी पोर्शन के लिए टी एल अपॉन जीजिए। बी सी पोर्शन का भी टॉर्शन रेजिस्टेंस टी ही है, बी सी पोर्शन का लेंथ एल है, बी सी पोर्शन के मटेरियल का मॉडुलस रिजिडिटी जी है, और बी सी पोर्शन का पोलर मूवमेंट तो वो कितना होगा सर? पाई बाई 32। बी सी पोर्शन का डायमीटर 2d, तो 2d टू दी पावर 4 हो जाएगा क्या? यहाँ से क्या आ जाएगा? और थीटा ए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर? थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा सर, टी एल तो डायरेक्ट कॉमन आएगा, जी भी कॉमन आएगा क्या? यस सर। अच्छा, यहाँ डी टू दी पावर 4 होगा, यहाँ भी डी टू दी पावर 4, तो डी टू दी पावर 4 भी कॉमन आ जाएगा। यस सर। अच्छा, इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो पाई भी कॉमन आ जाएगा क्या? यस सर। उसके अलावा क्या चाहिएगा? टी एल जी पाई डी टू दी पावर 4, टी एल जी पाई डी टू दी पावर 4 कॉमन आ गया। उसके अलावा ये क्या बचेगा सर? 2/32, 32 ऊपर चला जाएगा, तो 32 डिवाइड बाई 2, और 32 डिवाइड बाई 2 16 होगा क्या? प्लस ये क्या आएगा सर? ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 और ये 32 ऊपर चला जाएगा, तो ये 32 डिवाइड बाई 16 होगा, और 32 डिवाइड बाई 16 यानी ये 2 बचेगा क्या? तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर? 18। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 18 टी एल अपॉन जी डी टू दी पावर 4 पाई। ठीक है, जी डी टू दी पावर 4 पाई क्या जाएगा? अच्छा, मेरे को डायमीटर का एक्सप्रेशन पूछा है, तो डायमीटर क्या होगा सर? डी टू दी पावर 4 का अगर एक्सप्रेशन निकालोगे, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे थीटा चला जाएगा, तो ये 18 टी एल
18TL अपॉन जी थीटा पाई होगा या जी पाई थीटा होगा क्या? ये d⁴ का एक्सप्रेशन है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? इस पूरे का पावर में 1/4 चला जाएगा क्या? ये किसका एक्सप्रेशन आ गया सर? डायमीटर का, और यही पूछा था क्या? 18TL अपॉन जी थीटा पाई टू द पावर 1/4, 18TL अपॉन जी थीटा पाई टू द पावर, जी थीटा पाई या जी पाई थीटा जी एक ही लिखो, एक ही बात है, टू द पावर 1/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर इसका? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके, so student, now we'll discuss the solution of this question. What this question is saying: a rigid horizontal rod of length 12 is fixed to a circular cylinder of radius r as shown in figure. The radius of this cylinder is capital R. Okay. Now vertical forces of magnitude p are applied at the two end as shown in figure. यहाँ पर वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट ए पे अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड लगा रहे हैं। क्लियर पॉइंट? एट द टू एंड एज शोन इन फिगर। द शियर मॉडुलस ऑफ द सिलेंडर मटेरियल इज जी एंड यंग मॉडुलस इज ई। इस जो ये जो सिलेंडर मटेरियल है, इसका लेंथ एल है, रेडियस आर है, इसका शियर मॉडुलस इज जी एंड यंग मॉडुलस इज ई। ये सिलेंडर मटेरियल का दिया हुआ है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, ये जो रॉड है, ये तो रॉड मेरा रिजिड है, और रिजिड है तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हो सकता, बट इसमें रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? जैसे रिजिड बॉडी रोटेशन भी हो सकता है और रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन भी हो सकता है, बट डिफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। तो पॉइंट ए चूंकि रॉड का पॉइंट है, तो इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट के कारण आएगा। ठीक है, और वो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा? क्योंकि ये जो मेरा सिलेंडर है ये रिजिड नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है, और उसके डिफॉर्मेशन के कारण इस रॉड में रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट आएगा और पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर? अच्छा, अब इस सिलेंडर में किस तरीके का डिफॉर्मेशन होगा या क्या चीज होगा, तो ध्यान देना। सबसे पहले ये जो इक्वल एंड अपोजिट लोड पी आई है, इसको हम लोग सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर करेंगे, और सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, ये फोर्स पी ऊपर है, पहले फोर्स को ट्रांसफर करो। ये फोर्स पी ऊपर है, ये फोर्स पी नीचे है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, तो यहाँ पर कोई फोर्स तो ट्रांसफर होके नहीं आएगा। हाँ सर, अगला एक मोमेंट आएगा। कैसे आएगा? इस पी के कारण इसका अगर सिलेंडर का सेंट्रॉइड देखोगे सी, तो इसके सिलेंडर के सेंट्रॉइड के इस पी के कारण एक मूवमेंट आएगा पी इंटू एल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, इस पी के कारण भी सेंट्रॉइड के एक मूवमेंट आएगा पी इंटू एल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेट मूवमेंट पी एल क्लॉकवाइज यानी 2pl क्लॉकवाइज आएगा क्या? तो अगर जब मूवमेंट को ट्रांसफर करोगे ना, तो सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में इस सेंट्रॉइड से जाने वाले इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस का एक मूवमेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? pl क्लॉकवाइज प्लस pl क्लॉकवाइज, यानी इट विल बी 2pl। तो ये तो एक मूवमेंट आ गया, लेकिन कोई फोर्स नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। अच्छा, ये जो मूवमेंट है वो सिलेंडर के लिए देखोगे तो टॉर्सनल मूवमेंट का काम कर रहा है क्या? और चूंकि ये टॉर्सन मूवमेंट का काम कर रहा है, तो इसके कारण सिलेंडर में क्या आएगा? ट्विस्ट आएगा। क्लियर? और कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा? तो अगर मैं इस एंड को कुछ भी नाम दे दूं, एंड को इसको ए बोला हुआ है, तो इसको मैं पी बोल देता हूँ। पी पे कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा अगर मैं ये निकालूं, इस फिक्स पॉइंट को क्यू बोलूं, तो अगर मेरे को पी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, तो पी का क्यू के रिस्पेक्ट में निकालोगे? यस सर। और पी का क्यू के रिस्पेक्ट दैट इज थीटा पी क्यू, निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? क्योंकि ये टॉर्सन मूवमेंट से सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो अभी देखोगे तो पी क्यू के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट 2pl होगा। पी क्यू के हर एक क्रॉस सेक्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी जे भी सेम होगा क्या? और जे के लिए मेरे को रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस दिया है तो पोलर मोमेंट वेरिएशन निकल जाएगा। जैसे इसका पोलर मोमेंट वेरिएशन सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट वेरिएशन अगर मैं जे बोलूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? π/32 d⁴। पहले ये निकाल ही लेते हैं, जे π/32 d⁴। अच्छा, रेडियस क्वेश्चन में दिया है, तो डायमीटर को मैं ट्वाइस ऑफ रेडियस लिखूं, तो 2r लिखोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16/32, तो ये π/2 r⁴ हो जाएगा क्या? तो सिलेंडर के हर एक क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट दैट इज जे भी क्या है? सेम। तो हम लोग का थीटा पी निकल जाएगा, उसके लिए थीटा पी क्यू निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? पी क्यू पोर्शन के लिए TL/G से, पी क्या है सर? 2pl, यस सर, इंटू एल सिलेंडर का लेंथ। सिलेंडर का लेंथ क्वेश्चन में ध्यान देना, सिलेंडर का भी लेंथ क्वेश्चन में एल ही दिया है, इंटू एल हो जाएगा क्या? डिवाइड बाय जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू जे, एंड जे इज दिस इज π/2 r⁴। जे इज π/2 r⁴। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्या निकल जाएगा? थीटा पी का एक्सप्रेशन कितना आएगा सर? ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 4pl², यू कैन चेक कैलकुलेशन, डिवाइड बाय जी पाई r⁴। तो इस एंगल से ये मेरा रोटेट होगा। अच्छा, जब ये इस एंगल से रोटेट होगा यानी इतना ट्विस्ट आएगा, और ये किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? इधर से अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा क्या? यस सर। इस साइड से अगर विजुलाइज करोगे तो ये एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो उसके कारण अब रॉड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा?
रॉड में जो भी आएगा रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो होगा क्या, अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, इसका साइड व्यू बनाऊं, तो इसका साइड व्यू है ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन और ये मेरा रॉड है। अच्छा, सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में ट्विस्ट आ रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में, क्लियर पॉइंट। और ट्विस्ट कितना एंगल का आ रहा है, थीटा पी एंगल का आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस साइड का व्यू बनाया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ क्लॉकवाइज को दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा क्या, तो इस डायरेक्शन में ट्विस्ट आ रहा है। अच्छा, अगर ये इस डायरेक्शन में इतने थीटा पी एंगल का ट्विस्ट आ रहा है, तो चूंकि ये रॉड रिजिड है तो इसमें डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा, पर ये पूरा का पूरा रॉड थीटा पी एंगल रोटेट कर जाएगा क्या। हाँ सर, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा रॉड विल रोटेट बाय थीटा पी एंगल। पूरा का पूरा रॉड क्या हो जाएगा, थीटा, ये दिस इज रिजिड बॉडी रोटेट, क्लियर, थीटा पी एंगल रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस साइड से अगर मैं बात, और ये एंगल कितना होगा। और अगर ये पूरा का पूरा रॉड थीटा पी एंगल रोटेट हो जाएगा तो पॉइंट ए पे इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा क्या, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग को डेल्टा ए बोलते हैं। और अभी मेरा ऑब्जेक्टिव डेल्टा ए निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ, इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलूँ, इसको ए बोला हूँ और इसको ए डैश बोलूँ, इस ट्रायंगल अगर मैं ए सी सी डैश ए डैश ए सी में देखूँ तो ये एंगल 90 है, ठीक है। और ये एंगल 90, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और स्मॉल डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं क्या, थीटा पी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन एल, क्लियर पॉइंट। क्योंकि जब भी डिफॉर्मेशन स्मॉल हो या ये ट्विस्ट स्मॉल हो रहा है, और स्मॉल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थीटा पी ट्विस्ट के कारण आ रहा है और ट्विस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्लियर पॉइंट। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, थीटा पी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन एल। यस सर, तो यहाँ से डेल्टा ए जो मेरे को निकालना था क्या आएगा, थीटा पी इंटू, थीटा पी का एक्सप्रेशन क्या है, 4 PL² अपॉन जी पाई आर टू द पावर 4, ये लिखने में जी पाई आर टू द पावर 4, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा सर, 4P इंटू L² डिवाइड बाई जी पाई आर टू द पावर 4 इंटू एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा ए, कितना आ रहा है डेल्टा ए, 4PL³ अपॉन जी पाई, 4PL³ अपॉन जी पाई आर टू, 4PL³ जी पाई, क्लियर पर। तो हम लोग को पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए इज 4PL³ अपॉन जी पाई आर टू दी पावर 4। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 4PL³ अपॉन जी पाई आर टू दी पावर 4, कौन सा ऑप्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे इस क्वेश्चन में, दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 सर्कुलर शाफ्ट मेड ऑफ सेम मटेरियल, वन इज सॉलिड एंड वन इज होलो। होलो के लिए, सॉलिड के लिए सफिक्स एस यूज किया, होलो के लिए एच, हैव द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब दोनों शाफ्ट का लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, एंड बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क, मतलब दोनों में जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो भी क्या है, सेम। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 शाफ्ट है, एक सॉलिड शाफ्ट, तो एक मैं ड्रॉ भी कर लेता हूं डायग्राम, दिस इज सपोज सॉलिड शाफ्ट, क्लियर पॉइंट, दिस इज सॉलिड शाफ्ट। इस सॉलिड शाफ्ट में एक के डायमीटर को एक बार के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी से, ठीक है। सॉलिड के लिए हम लोग एस यूज कर रहे हैं, अच्छा बात है। और सपोज दिस इज होलो शाफ्ट, क्लियर पॉइंट, होलो शाफ्ट, तो होलो, दिस इज होलो शाफ्ट। अच्छा, होलो शाफ्ट के आउटर डायमीटर को एक बार के लिए मैं डी नॉट बोल दे रहा हूं, और होलो शाफ्ट के इनर डायमीटर को हम लोग डी आई बोल लेते हैं, दिस इज होलो शाफ्ट, ओके। अच्छा, होलो शाफ्ट में के लिए सफिक्स एच यूज किया है। अब मैं ना, होलो शाफ्ट में हम लोग जनरली इनर अपॉन आउटर डायमीटर के रेशियो को के से डिनोट करते हैं, और के इनर अपॉन आउटर का रेशियो है, इनर डायमीटर तो आउटर डायमीटर से कम होगा, तो के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों शाफ्ट का मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम यानी जी सेम होगा क्या, तो जी ऑफ सॉलिड शाफ्ट और जी ऑफ होलो शाफ्ट सेम होगा, और दोनों सेम है तो एक बार के लिए इसको जी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाँ सर, दोनों शाफ्ट का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ भी सेम है, और लेंथ सेम है यानी लेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट और लेंथ ऑफ होलो शाफ्ट सेम है क्या, सेम है, तो एक बार के लिए एल से डिनोट कर लेते हैं। दोनों का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, अगर मैं सॉलिड के पोलर मोमेंट इनर्शिया को जेएस बोलूँ, होलो के पोलर मोमेंट इनर्शिया को जेएच बोलूँ, तो दोनों सेम है यानी इसको जे से भी इक्वेट कर देते हैं। यस सर। अगला, दोनों बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क, तो सॉलिड शाफ्ट में जो टॉर्क अप्लाई करें उसको एक बार के लिए टीएस से डिनोट करूँ, होलो में जो टॉर्क अप्लाई करें उसको टीएस से बोलूँ, तो दोनों सेम है क्या, उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूँ। ये सेम दिया, जो सेम दिया उसी को सेम लेना, अपने मन से कुछ भी सेम मत ले लेना। अब क्या हो रहा है, हेयर थीटा एस इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट and tau s is the maximum shear stress in solid shaft, whereas theta h is angle of twist and tau h is maximum shear stress in hollow shaft। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब मेरे को चारों ऑप्शन में देखोगे तो थीटा एस और थीटा एच में रिलेशन पूछा है, और टाउ एस और टाउ एच में रिलेशन पूछा है। थीटा एस क्या है, सॉलिड शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट, और थीटा एच क्या है, होलो शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट।
ठीक है, वैसे टाउ एस क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट, और टाउ एच क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन होलो शाफ्ट। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या फाइंड करना है सर, रिलेशन बिटवीन, यहाँ दो चीज पार्ट करना है, एक को पार्ट ए बोलूं, बिटवीन थीटा एस एंड थीटा एच, एंड सेकेंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन टाउ एस एंड टाउ एच। तो अब इसके लिए पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, थीटा एच के लिए पहले थीटा एस और थीटा एच का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं और उनके बीच रिलेशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, थीटा एस क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑन सॉलिड शाफ्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टी एल अपॉन जीजे, टी टॉर्सन मोमेंट इन सॉलिड शाफ्ट, टॉर्सन मोमेंट इन सॉलिड और होलो दोनों का सेम है और वो कैपिटल टी के ही बराबर है क्या, एल लेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट, लेंथ सॉलिड होलो दोनों का सेम है और वो एल के ही बराबर अभी लिया हूं क्या, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ सॉलिड शाफ्ट, मॉडुलस से रिजिडिटी भी सॉलिड और होलो को दोनों का सेम है और उसको जी से ही डिनोट किया हूं क्या, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट, बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सॉलिड और होलो दोनों का सेम है और उसको जे से ही डिनोट किया हूं क्या। तो ये मेरा थीटा एस का एक्सप्रेशन हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। सिमिलरली थीटा एच एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ होलो शाफ्ट क्या होगा, टी एल अपॉन जीजे फॉर होलो शाफ्ट, टी क्या है, टॉर्सन मोमेंट इन होलो शाफ्ट, वो भी कैपिटल टी के ही बराबर है, यस सर। एल लेंथ ऑफ होलो शाफ्ट, लेंथ सॉलिड और होलो दोनों का बराबर है और एल के ही बराबर है। जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ होलो शाफ्ट, और होलो और सॉलिड दोनों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम है, उसको जी से डिनोट किया हूं। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो शाफ्ट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड होलो दोनों का सेम और उसको जे से डिनोट किया हूं क्या, तो इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब अगर हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करें तो मेरे पास थीटा एस और थीटा एच पे रिलेशन आ जाएगा, और कितना आएगा सर, थीटा एच अपॉन थीटा एस। और यहाँ ध्यान दोगे तो इक्वेशन 2 का आरएचएस और इक्वेशन 1 का आरएचएस दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, थीटा एस इज इक्वल टू थीटा एच। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि दोनों केस का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट का की वैल्यू है वो बराबर होगी, यानी थीटा एस थीटा एच के बराबर होगा, और ये बराबर होगा तो इसका आंसर बी और सी तो हो नहीं सकता, या तो आंसर ए होगा या सी होगा, डी होगा। अब ए में क्या बोल रहा है कि दोनों केस का शियर स्ट्रेस बराबर होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और डी में क्या बोल रहा है कि सॉलिड का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कम होगा एज कंपेयर टू होलो, तो वो चेक कर लेते हैं। बट ये पक्का है कि बी और सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों केस का एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम लोग को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे रिलेशन देखना है, ठीक है। अच्छा, एक एक करके पहले उनका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। सॉलिड का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को अगर मैं टाउ एस से डिनोट करूं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, टी अपॉन जे इंटू आर मैक्स फॉर सॉलिड शाफ्ट। वैसे तो सॉलिड का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए ये भी एक्सप्रेशन है 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, बट ये मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि जे पोलर मोमेंट इनर्शिया दोनों का शाफ्ट का सेम दिया है, तो डायरेक्टली जब रेशियो लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो सॉलिड का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, टी अपॉन जे इंटू आर मैक्स फॉर सॉलिड शाफ्ट। टी टॉर्सन मोमेंट ऑफ सॉलिड शाफ्ट है वो टी के ही बराबर है, जे पोलर मोमेंट ऑफ सॉलिड शाफ्ट है और पोलर मोमेंट सॉलिड होलो दोनों का सेम है और जे के बराबर है। आर मैक्स मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ सॉलिड क्रॉस सेक्शन फ्रॉम सेंट्रॉइड, और सॉलिड का अगर डायमीटर डी है तो उसका सेंट्रॉइड से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस डी बाई 2 के बराबर होगा क्या, तो सॉलिड के लिए जो आर मैक्स है वो डी बाई 2 हो गया। इसको एक बार के लिए मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, यस सर। अगला होलो के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन, उसको हम लोग टाउ एस से डिनोट करे हैं, तो अगेन वही टी अपॉन जे इंटू आर मैक्स फॉर होलो शाफ्ट, टी टॉर्सन मोमेंट ऑफ होलो शाफ्ट का वो टी के ही बराबर है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है होलो शाफ्ट का और वो भी जे के ही बराबर है क्या, क्योंकि सॉलिड होलो दोनों का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। आर मैक्स होलो शाफ्ट के लिए मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड, और होलो के लिए मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड डी नॉट बाई 2 के बराबर होगा क्या, तो इट इज इक्वल टू डी नॉट बाई 2। इसको अभी हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 4। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, इक्वेशन 4। अब अगर हम लोग इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4 करें, ठीक है, तो एक बार के लिए टाउ एस और टाउ एच में रिलेशन आएगा, क्या आएगा, टाउ एस अपॉन टाउ एच इक्वल टू टी अपॉन जे दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, 1/2 कॉमन है, कट जाएगा, टाउ एस पे डी ऊपर आ रहा है जो कट गया उसके अलावा, और इसमें डी नोट आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा क्या, तो टाउ एस और टाउ एच का रेशियो अभी क्या आएगा, डी अपॉन डी नोट। अच्छा, अब मेरे को बताना है कि टाउ एच के बराबर है कि टाउ एच से कम है कि टाउ एच से ज्यादा है, उसके लिए डी और डी नॉट पे रिलेशन निकालना पड़ेगा क्या, अगर डी डी नॉट से बड़ा है तो ये वो ग्रेटर देन 1 होगा, डी डी नॉट से छोटा है तो ये लेस देन 1 होगा, डी डी नॉट के बराबर है तो ये इक्वल टू 1 होगा क्या। हाँ सर, उसके लिए एक बार के लिए मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 कर लेता हूँ, तो उसके लिए मेरे को डी और डी नॉट पे रिलेशन निकालना पड़ेगा, और डी और डी नॉट में रिलेशन निकालने के लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बताया है,
वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि दोनों का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, क्योंकि पोलर मोमेंट इनर्शिया का एक्सप्रेशन हम लोग डायमीटर के टर्म में लिखेंगे। तो उसका यूज करके मैं डी और डी नॉट पे रिलेशन निकाल लेता हूँ। क्या जे ऑफ सॉलिड और जे ऑफ होलो सेम है क्या, उसी को जे से डिनोट किया है। हाँ, अच्छा सॉलिड का जे क्या होगा सर, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। होलो का जे क्या होगा सर, पाई बाई 32 इन ब्रैकेट डी नॉट टू दी पावर 4 माइनस डी आई टू दी पावर 4। अच्छा उससे अगर मैं डी नॉट टू दी पावर 4 कॉमन ले लूं तो ये 1 माइनस डी आई बाई डी नॉट टू दी पावर 4 बचेगा, और डी आई बाई डी नॉट के रेशियो को ही तो हम लोग के बोल रहे हैं, और हम लोग को पता है कि के की वैल्यू 1 से कम होगी, ये बात है। अच्छा पाई बाई टू कट जाएगा, यहाँ से अगर डी इन टर्म्स ऑफ डी नॉट निकालोगे तो क्या आएगा, डी इज इक्वल टू डी नॉट टू दी पावर 4 का पावर 1/4, तो ये डी नॉट बचेगा, और ये क्या आएगा सर 1 माइनस के टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4। बट यहां से हम लोग को ये पता करना है सर डी बाई डी नॉट ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1। यहां से डी बाई डी नॉट निकल जाएगा, कितना आएगा सर डी बाई डी नॉट 1 माइनस के टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4। अब इसको मैथमेटिकली ही देख सकते हो तुम लोग, ध्यान देना के अगर 1 से कम है तो के टू दी पावर 4 भी 1 से कम होगा, और के टू दी पावर 1 से कम होगा तो 1 में एक में 1 से छोटा नंबर में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो एक तो पॉजिटिव आएगा, बट 1 से छोटा आएगा क्या, 1 माइनस 0.3 0.7 1 माइनस 0.2 0.8, मतलब ये जो पार्ट है ये लेस देन 1 आएगा क्या। हाँ सर, एंड सिंस 1 माइनस के टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4 इज लेस देन 1, यस सर, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या डी बाई डी नॉट क्या होगा सर, लेस देन 1, और सिंस डी बाई डी नॉट इज लेस देन 1, ठीक है ये हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 व्हाट कंक्लूजन वी कैन मेड, सिंस d by d naught is less than 1 तो टाउ s by टाउ नॉट टाउ s अपॉन टाउ h भी क्या होगा सर, लेस देन 1। यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, टाउ s इज लेस देन टाउ h, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सॉलिड शाफ्ट का होलो शाफ्ट का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसके कंपेयर में क्या आएगा, कम आएगा। तो ध्यान देना ए और डी, बी और सी तो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, ए और डी में कौन सा करेक्ट है, टाउ s इज लेस देन टाउ h, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ओके, so student now we'll discuss the solution of this question. This is numerical answer type question. क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, a shaft of length L is made of two material, one is the inner core and other is the outer rim. This is inner core, this is outer rim. ये डायग्राम में सेपरेटली भी बना लिया हूँ, ठीक है। आर जॉइंट परफेक्टली जॉइंट टुगेदर, नो स्लिप एट द इंटरफेस, इंटरफेस पे कोई भी स्लिप नहीं हो रहा है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंपोजिट शाफ्ट। ओके, हाँ अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द शाफ्ट, पूरे लेंथ पे यही क्रॉस सेक्शन है। द डायमीटर ऑफ द इनर कोर इज डी आई एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द रीम इज डी नॉट। तो जो मेरा इनर कोर है इसका डायमीटर डी आई है, डायग्राम में शो किया हुआ है तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, और जो एक्सटर्नल रीम है ये जो इसका जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर दैट इज डी नॉट। अच्छी बात है, तो डायग्राम में दिया है द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द कोर एंड रीम मटेरियल आर जी आई एंड जी नॉट। तो जो कोर है, इनर कोर है, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है जी आई, और जो आउटर रीम है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है जी नॉट। कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दे रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ कोर पोर्शन इज जी आई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आउटर रीम पोर्शन इज जी नॉट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, इट इज गिवन दैट डी नॉट इज ट्वाइस ऑफ डी वाई डी आई। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि डी नॉट इज ट्वाइस ऑफ डी आई। सिमिलरली जी आई इज 3g नॉट, जी आई यानी इनर कोर का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इज 3g नॉट, दैट इज थ्राइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आउटर rim. When the shaft is twisted by the application of torque along the shaft axis, the maximum shear stress developed in the outer rim and inner core turn out to be tau naught and tau I. यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आउटर रिम है उसका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, आउटर रिम का जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, मैक्सिमम इट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ना, आउटर रिम का जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है दैट इज टाउ नॉट। सिमिलरली जो मेरा इनर कोर है, इनर कोर या उसको सिंपली कोर भी बोल सकते हो, उसका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है या सिंपली कोर बोलूँ, फिर उसका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है दैट इज टाउ आई। ये इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में की। ओके, ऑल द डिफॉर्मेशन आर इन द इलास्टिक रेंज एंड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आर इन लीनियर। ये तो हम लोग का क्या रिप्रेजेंटेशन होता ही है। देन द रेशियो टाउ आई बाई टाउ नॉट इज, तो हम लोग को क्या फाउंड करना है सर, टाउ आई बाई टाइम।
ठीक है, और ये शाफ्ट सब्जेक्टेड है टॉर्सो मूवमेंट से। एक बार के लिए उस टॉर्सो मूवमेंट को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? अच्छा, यहाँ रेशियो निकालना है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है। कभी भी कंपोजिट शाफ्ट में ना क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग को क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, तो वो शियर स्ट्रेस को अगर मैं क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट के शियर स्ट्रेस को अगर मैं टाउ से डिनोट करूँ टॉर्सन मूवमेंट के कारण, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कंपोजिट शाफ्ट के लिए लगा रहा हूँ, कंपोजिट शाफ्ट मतलब इस तरीके से अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, बट यहाँ पर एक एजम्पशन आता है कि इंटरफ्रेंस में कोई भी स्लिप नहीं हो रहा है। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो वो एजम्पशन लेके ही सॉल्व करते हैं। क्लियर बट? तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्सन मोमेंट आ रहा है वो टी, ये पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट है, डिवाइड बाय पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी। अब पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी कैसे करेंगे? तो जी और जे के प्रोडक्ट को, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में दो पार्ट आ रहा है, क्या? एक इनर कोर और एक क्या है, एक इनर कोर और एक क्या है सर, आउटर रिम। तो इनर कोर का टॉर्सनल रिजिडिटी क्या? इनर कोर के लिए जी और जे का प्रोडक्ट, आउटर कोर के लिए टॉर्सनल रिजिडिटी हो जाएगा आउटर कोर के लिए जी और जे का प्रोडक्ट, और उन दोनों को सम कर दोगे तो टोटल टॉर्सनल रिजिडिटी होगा। अभी इनर कोर के लिए हर जगह ध्यान देना, मैं सफिक्स में आई लिया हूँ, और आउटर रिम के लिए सफिक्स में नॉट लिए हो। तो अभी जे के लिए, जैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी मैं यही नोटेशन ले लेता हूँ। दैट इज सपोज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आउटर रिम is J naught, outer rim is J naught, and polar moment of inertia of core या inner core is Gi। ठीक है, ये निकाल सकते हो। आउटर कोर का डायमीटर डी नॉट है तो पाई बाय 32 डी नॉट टू दी पावर 4, इनर कोर का डायमीटर डी आई है तो पाई बाय 32 डी आई टू दी पावर 4 हो जाएगा। बट उसका जरूरत होगा तो निकालेंगे ना, अभी जबरदस्ती क्यों कैलकुलेट करना। तब इसके क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट का टॉर्सल शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल टॉर्सल मूवमेंट, यानी पूरे क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्सल मूवमेंट आ रहा है, और चूंकि ये पूरे क्रॉस सेक्शन का है नीचे, तो नीचे में पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सल रिजिडिटी लोगे, और पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सल रिजिडिटी क्या होगा? आउटर रिम के लिए हो जाएगा जी नॉट इंटू जे नॉट, सर, प्लस इनर कोर के लिए हो जाएगा जी आई इंटू जी आई, सर, हो गया, इंटू क्या करेंगे ऊपर में। अब इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो, उस पॉइंट का जो मटेरियल है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको अभी मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। जैसे अगर मैं इस पॉइंट का निकालूंगा तो यहाँ का मटेरियल क्या है सर, जी आई है क्या, तो जी आई कर दूंगा। यहाँ का निकालूंगा तो यहाँ के मटेरियल जी जी नोट है क्या, तो यहाँ पर जी की वैल्यू जी नोट ले लूंगा। मतलब इस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट का निकाल रहे हैं उसके अनुसार ये जी की वैल्यू लिखेंगे, इनटू स्मॉल आर। स्मॉल क्या आर क्या है? इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाल रहे हो उस पॉइंट का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, जैसे इस पूरे का सेंट्रोइड सेंटर पे आएगा, यस सर, और इस सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस क्या है, स्मॉल। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्यों गया, मतलब इस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट का निकाल रहा हूं उस पॉइंट के हिसाब से जी और आर की वैल्यू डिसाइड होगी क्या। बट इस क्रॉस सेक्शन में मैं किसी भी पॉइंट का निकालू, ये पार्ट मेरा कांस्टेंट हो जाएगा क्या? तो चूंकि हम लोग को टाउ आई और टाउ नॉट का रेशियो निकालना है, तो वो रेशियो निकालते समय चूंकि ये पार्ट कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, तो इसको जबरदस्ती निकालने का क्या मतलब है? तो ये मत निकालो, क्योंकि जहां का शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो ये पार्ट क्रॉस सेक्शन में किसी भी पॉइंट का निकालो कांस्टेंट है, अब उस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट का निकाल रहे हो उसके बेसिस पे ये वैल्यू डिसाइड हो। क्लियर पॉइंट? तो अगर हम लोग एक एक करके एक्सप्रेशन लिखे, सबसे पहले हम लोग क्या इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, टाउ आई का। क्लियर पॉइंट, टाउ आई का, ये इक्वेशन 1 से ही निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही लिख सकते हो तुम लोग। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलूं, इक्वेशन 1, ठीक है, तो टाउ आई क्या है सर? इनर कोर के मटेरियल का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो कैसे निकालोगे सर? टी अपॉन, ये तो पार्ट कॉमन है, जी नॉट जे नॉट प्लस जी आई इनटू इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकालो उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अभी इनर कोर के मटेरियल का निकालो तो इनर कोर के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लोगे, और इनर कोर के पोर्शन का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो जी आई है क्या, इनटू जी आई इनटू, अब इनर कोर टाउ आई क्या है? इनर कोर के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो इनर कोर के लिए आर की मैक्सिमम वैल्यू लोगे क्या? हाँ सर, और इनर कोर के लिए जो मेरा आर की मैक्सिमम वैल्यू है, इनर कोर यहीं तक है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू फॉर इनर कोर मटेरियल ये होगा क्या, और ये क्या होगा सर? डी आई का हाफ होगा, क्योंकि इनर कोर का डायमीटर डी आई है, तो ये डिस्टेंस आर आई होगा क्या? यस सर, तो अगर मैं यहीं लिख दूं आर मैक्स फॉर इनर कोर, इनर कोर के लिए आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी सर? आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी सर? इनर कोर के रेडियस, दैट इज डी आई डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। ये कितना होगा सर? यही लिख देते हैं, डी आई डिवाइड बाई, क्लियर पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? डी आई डिवाइड, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2।
ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया इनर कोर के लिए। सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालेंगे आउटर रिम के लिए, जिसको टाउ नोट से डिनोट करें। अगेन ये पार्ट तो कॉमन होगा, टी अपॉन जी नॉट जे नॉट प्लस जी आई जे आई, यस सर, इंटू जी इंटू स्मॉल आर। जी जिस मटेरियल का निकाल रहे हो वहाँ के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अभी आउटर रिम का निकाल रहे हो और आउटर रिम का मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी नॉट है क्या, तो इंटू ऊपर में क्या आएगा, इंटू आउटर रिम का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाले, इसलिए आउटर रिम के क्रॉस सेक्शन के लिए मैक्सिमम आर की वैल्यू देखोगे, और आउटर रिम ये है मेरा, और इसके लिए अगर आर की मैक्स वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आएगा क्या, जो इसके आउटर डायमीटर के डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। यस सर, तो ये डिस्टेंस कितना है सर, डी नॉट बाई 2, यानी आउटर रिम पोर्शन के लिए अगर मैं आर मैक्स को आर मैक्स नॉट डिनोट करूँ तो ये किसके बराबर है, डी नॉट डिवाइड बाई 2। ये क्लियर है क्या, यहाँ इंटू क्या हो जाएगा सर, डी नॉट डिवाइड, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नोट, और टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नोट निकालने के लिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 कर दो। सिंपली हम लोग यहाँ क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन, और जो पार्ट कॉमन है उसको लिखने की जरूरत नहीं हो तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नोट। अब ये पार्ट तो कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा क्या बचेगा, अच्छा यहाँ 1/2 और 1/2 भी कॉमन है, वो कट जाएगा, तो उसके अलावा यहाँ क्या बचेगा, जी आई इंटू डी आई, ये क्या बचेगा सर, जी आई इंटू डी आई। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, जी नॉट इंटू डी नॉट, यस सर, और बाकी पार्ट क्या हो गया सर, कैंसिल। अब क्वेश्चन में रिलेशन दिया टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नॉट, क्वेश्चन में क्या बोला है सर, जी आई इज 3 जी नॉट, तो जी आई को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 3 जी नॉट से, 3 जी नॉट, और नीचे ये जी नॉट ही रहेगा। डायमीटर में क्या रिलेशन दिया है सर, डी नॉट इज ट्वाइस ऑफ डी आई, तो डी नॉट को रिप्लेस कर देंगे ट्वाइस ऑफ डी आई से, तो ये डी आई को डी आई रहने देते हैं और डी नॉट को रिप्लेस कर दो ट्वाइस ऑफ डी आई से, ठीक है। तो ये जी नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 2, कितना आ जाएगा सर, टाउ आई बाई टाउ नॉट की वैल्यू आएगी सर 3/2 दैट इज 1.5। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, टाउ आई यानी इनर कोर का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन टाउ नॉट दैट इज आउटर रिम का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो, और वो रेशियो कितना आ रहा है 1. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.5, ठीक है। अब राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो मेरा को 1 डेसिमल प्लेस तक ही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो 2 डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. ओके। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या बोले इस क्वेश्चन में, अ बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज क्लैप्ड एट एंड पी एंड क्यू एज shown इन फिगर, अ टॉर्सन मोमेंट T इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm, ये डिस्टेंस mm है ना, फ्रॉम एंड P, तो टॉर्सन रिएक्शन TP एंड TQ इन न्यूटन मीटर एट द एंड P एंड QR, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ 100 mm में है और ये भी किस में है, mm में, ठीक है। और मेरे को लेफ्ट और राइट सपोर्ट का रिएक्शन पूछा है, लेफ्ट सपोर्ट के रिएक्शन को टीपी बोला है, फर्स्ट पहले टीपी की वैल्यू पूछा है, राइट सपोर्ट के रिएक्शन को टीक्यू, और ये न्यूटन मीटर में निकालना है, ठीक है। इसमें टॉर्सन लग रहा है, यहाँ इस चीज़ को तुम लोग शॉर्टकट ट्रिक से ही निकाल सकते हो। कैसे, पहले तो ये टॉर्सन टी है, इसको अगर राइट हैंड थंब रूल से मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूँ, जब भी टॉर्सन के इस टाइप का केस आए, रिएक्शन निकालना हो ना, तो जो भी टॉर्क दिया है उसको वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट कर दो, और रिएक्शन भी वेक्टर के टर्म में निकाल लो। वेक्टर मतलब इस टॉर्क का अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँ उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो टॉर्क के डायरेक्शन में अगर राइट हैंड का हथेली का ये पोर्शन लगाओगे तो अंगूठा उसके वेक्टर को बताएगा क्या, तो अभी अंगूठा इधर आ रहा है क्या, क्या वेक्टर के लिए मैं डबल एरो यूज कर लूंगा कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितने गिवन है सर, कैपिटल टी की वैल्यू 150, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन मीटर, ठीक है, 150 न्यूटन मीटर। और हम लोग को क्या निकालना है सर, लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन दैट इज टीपी एंड राइट सपोर्ट का रिएक्शन दैट इज, ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगर ये शाफ्ट का कभी भी दोनों एंड पे फिक्स है, और अगर पूरे शाफ्ट के मटेरियल का मॉडुलस और रिजिडिटी और पूरे शाफ्ट का अगर क्रॉस सेक्शन सेम है, जैसे अभी पूरे शाफ्ट का मटेरियल सेम है क्या, हाँ सर, कैसे पता सेम है, अगर मटेरियल के बारे में बोला है तो अच्छी बात है, नहीं बोला है तो हमेशा सेम मान के चलोगे, तो यहाँ मटेरियल के बारे में कुछ भी बोला है क्या, नहीं, मतलब इस पूरे शाफ्ट का मटेरियल सेम है मानो, क्लियर पॉइंट ये हो गया। अदर नेक्स्ट चीज क्रॉस सेक्शन तो दिख ही रहा है पूरे का सेम है, यस सर, मतलब पूरे का जी और जे अभी सेम है क्या, तो आगे भी कभी भी टॉर्सन इन शाफ्ट के क्वेश्चन में अगर पूरे का जी और जे सेम है और बीच में केवल एक टॉर्सन लोड आ रहा है, तो उस टॉर्सन लोड के यहाँ सपोर्ट का रिएक्शन तुम लोग डायरेक्ट एक शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हो, और वो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जनरल तरीका तो है इस पूरे शाफ्ट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट को 0 कर दोगे रिएक्शन आ जाएगा, पर इस क्वेश्चन को जब ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो तो क्यों जनरल तरीके में जाके डिटेल में जाना, ठीक है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले रिएक्शन का डायरेक्शन फाइंड करो, अभी वेक्टर के टर्म में बात कर रहा हूँ।
अभी टॉर्सनल लोड इस का वेक्टर इस डायरेक्शन में है क्या, तो रिएक्शन का वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, उसका अपोजिट। ठीक है, ये लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन, ये राइट सपोर्ट का रिएक्शन। लेफ्ट सपोर्ट के रिएक्शन को हम लोग टीपी बोल रहे हैं, राइट सपोर्ट के रिएक्शन को हम लोग टी क्यू बोल रहे हैं। ये तो हो गया रिएक्शन का डायरेक्शन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वैल्यू निकालने का तरीका है, जैसे मैं लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन टीपी का बता रहा हूँ। अगर लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो ना, तो बीच में टॉर्सन जो लोड आ रहा है जिसके यहाँ रिएक्शन निकाल रहे हो, पहले वो लोड लिखो टी। अब जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस देखो, और उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस 200 mm है क्या, बस अगर इधर डिस्टेंस mm ले रहे हो, अभी नीचे भी एक डिस्टेंस आएगा उसको भी mm लेना, तो यूनिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, mm कट जाएगा और जो टी का यूनिट है वही टीपी का यूनिट होगा। अच्छा, तो अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस देख लिए, डिवाइड बाय दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, और अभी दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 300 mm है क्या। हाँ, यहां से क्या आ जाएगा, लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन दैट इज टीपी। कितना आएगा ये, तो टी की वैल्यू 150 न्यूटन मीटर है, इंटू 200 डिवाइड बाई 300। तो सिंप्लीफाई कर रहे हो तो किसके वैल्यू निकल जाएगी सर, टीपी। कितना आ रहा है टीपी, 150 इंटू 200 डिवाइड बाई 300, इट इज कमिंग 100। और चूंकि टी न्यूटन मीटर में था तो ये भी किस में आएगा, ये ट्रिक हो गया। पर ये ट्रिक तभी वैलिड है जब दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है और दोनों तरफ सपोर्ट है, एंड सेकेंड चीज पूरे का जी और जे सेम होना चाहिए। यह क्लियर है क्या, हाँ सर। जैसे सिमिलरली अगर मैं राइट सपोर्ट का रिएक्शन उसको टी क्यू बोला हूँ, तो टी क्यू कैसे निकाल सकते हैं, या अब तुम लोग खुद से निकाल सकते हो। जो बीच में टॉर्सन लोड है जिसका रिएक्शन निकाल रहे हो वो टी, अब जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहा है उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस वो 100 mm है क्या, तो 100 डिवाइड बाय दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस वो कितना है 300। इसको भी mm लिया, इसको भी mm, तो कट जाएगा, तो जो टी का यूनिट होगा वही टी क्यू का। और टी कितना है 150 न्यूटन मीटर इंटू 100 डिवाइड बाई 300। क्लियर पॉइंट, क्या आ गया। और ये करोगे तो ये आएगा तुम लोग का 50 न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 150 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, यस इट इज कमिंग टी क्यू वैल्यू, इट इज कमिंग 50 न्यूटन मीटर। ये निकल गया क्या, तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। क्या डायरेक्शन अभी नहीं पूछा, अभी बस वैल्यू पूछा है। बाकी ये डायरेक्शन को अगर टॉर्क के टर्म में निकालते तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, टीपी के डायरेक्शन में राइट हैंड का अंगूठा लगाओ, तो टॉर्क ऐसा रहे क्या, तो टीपी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। यहाँ ड्रॉ करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ, टीक्यू का भी डायरेक्शन निकालोगे तो कुछ ऐसा होगा। बाकी अभी वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा था सर, टीपी एंड टीक्यू, तो टीपी कॉमा टीक्यू की वैल्यू पूछा था क्या, हाँ सर पहले टीपी पूछा था और टीपी कितना आया 100 न्यूटन मीटर, कॉमा न्यूटन मीटर में ही पूछा था, टीक्यू टू क्यू कितना आया 50 न्यूटन मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस ब्रैकेट शुड बी 100 एंड सेकंड कितना होना चाहिए 50, 100 एंड 50। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100 एंड 50, जो कौन सा ऑप्शन में मेंशन्ड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया सर, ऑप्शन सी। So student, now we'll discuss the solution of this question. This is multiple choice question. क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, a solid shaft of diameter d and length L is fixed at both end. It is fixed at both end. A torque T naught is applied at a distance L by 4 from the left hand. ये डायग्राम में दिया हुआ है, as shown in figure. As shown in figure given below. Okay. The maximum shear stress in the shaft is. क्योंकि शाफ्ट में मैक्सिमम shear stress निकालना है। अच्छा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम लोग मान के चलेंगे कि इस पूरे शाफ्ट का मटेरियल क्या है, सेम है, और मटेरियल सेम है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम होगा क्या, हाँ सर। अब यहाँ पर ध्यान देना, मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को चूंकि दोनों तरफ सपोर्ट आ रहा है ना, तो दोनों सपोर्ट का रिएक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन में एक शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है वो टी नॉट है। अगर इसको इसके वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में कैसा दिखेगा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ठीक है, जब भी टॉर्सल लोड का क्वेश्चन आ रहा है तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो तुम लोग का एनालिसिस करना या टॉर्सल वाला रेजिस्टेंस फाइंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, उसका विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगा। अब इसको इसके वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को इस तरीके से अलाइन करेंगे, इस पोर्शन में हथेली के राइट हैंड के और थंब के बीच जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। अब मैं क्या करूं, हथेली के इस पोर्शन को टॉर्क के डायरेक्शन में अलाइन करूं, तो जो थंब है ये उसका वेक्टर को बताएगा। अभी वेक्टर इधर आ रहा है क्या, हाँ सर, तो इस टॉर्क का जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा होगा। यस सर, इस टॉर्क का वेक्टर कुछ ऐसा होगा और इसकी वैल्यू कितनी है सर, और ये इस पॉइंट पे कर रहा है ना, इस पॉइंट को एक बार के लिए मैं बी बोलूँ, इस टॉर्क इसकी वैल्यू कितनी है टी। ठीक है, अब रिएक्शन निकालेंगे तो हम लोग रिएक्शन भी वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे। और रिएक्शन कैसे निकालोगे, तो रिएक्शन निकालने से पहले इसका नेमिंग कर देता हूँ, इस एंड को मैं ए बोल देता हूँ, जहाँ भी पैटर्न चेंज होगा उसको मार्क कर देना। यहाँ नया लोड आ गया तो इसको बी बोल देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है इसको अगर हम लोग सी बोल देते हैं। क्लियर पॉइंट।
सपोज लेफ्ट सपोर्ट का जो रिएक्शन है उसको अगर मैं टी ए बोलूँ, राइट सपोर्ट के रिएक्शन को अगर मैं टी सी बोलूँ, तो पहले तो रिएक्शन के वेक्टर का डायरेक्शन ड्रॉ करो, ठीक है। और अगर अभी एक ही टॉर्क आ रहा है और उसका डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों सपोर्ट में जो रिएक्शन आएगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा क्या? हाँ सर। और इस रिएक्शन को हम लोग टी ए बोल रहे हैं और इस रिएक्शन को हम लोग टी सी बोल रहे हैं। अब टी और टी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक तरीका तो क्या है टी और टी सी की वैल्यू निकालने का, इस पूरे सिस्टम में टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी अगर मैं पॉइंट ए लूँ और पॉइंट सी लूँ, तो चूंकि ए भी फिक्स है और सी भी फिक्स है, तो थीटा ए सी जीरो होगा क्या? हाँ सर। और थीटा ए सी का एक्सप्रेशन निकालो, उसको जीरो से इक्वेट करो, हम लोग का रिएक्शन निकल जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जब भी टॉर्सल लोड के क्वेश्चन में दोनों तरफ सपोर्ट रिएक्शन आए और अगर पूरे का मटेरियल यानी जी और पूरे का क्रॉस सेक्शन यानी पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इनडायरेक्टली अगर हम लोग बोले तो टॉर्सनल रिजिडिटी सेम है, तो जी अभी जी सेम है तो है, क्रॉस सेक्शन भी पूरे का सेम है क्या? तो जे भी सेम होगा क्या? और जी और जे सेम है यानी इस पूरे शाफ्ट का टॉर्सनल रिजिडिटी सेम है क्या? हाँ सर। तो अगर पूरे शाफ्ट का टॉर्सनल रिजिडिटी सेम है और ये दोनों तरफ सपोर्ट आ रहा है, तो इन सपोर्ट का रिएक्शन हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हैं। बट उसको यूज करने का शर्त क्या है कि पूरे का टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अभी तो पूरे का टॉर्सनल रिजिडिटी सेम है, तब दोनों तरफ के सपोर्ट का रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो? पहले तो रिएक्शन का डायरेक्शन जो टी नॉट का डायरेक्शन है, ये लोड का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, वो ऑलरेडी ले लिया। अब मान लो मैं पहले लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहा हूँ। लेफ्ट सपोर्ट के रिएक्शन को अगर हम लोग टी ए बोले, ठीक है, तो लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन दैट इज टी ए कैसे निकलेगा? उसको निकालने का तरीका क्या है? बीच में जो टॉर्सल लोड आ रहा है जिसके कारण अभी रिएक्शन निकाल रहे हो वो लोड लिखो, वो कितना है सर? टी नॉट। यस सर। इनटू जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस, और अभी जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहा हूं उसका अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस 3l/4 है क्या? तो इनटू 3l/4 डिवाइड बाय दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, अभी ये 3l/4 है और ये l/4 है, तो 3l/4 प्लस l/4, ये डिस्टेंस कितना होगा? l। तो दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। ये मेरा लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन आ जाएगा। कितना आ रहा है सर? ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एल एल कट जाएगा, ये आ रहा है 3t0/4 है क्या? सिमिलरली राइट सपोर्ट का रिएक्शन, डायरेक्शन तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हूँ, अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? सेम प्रोसेस, जिस टॉर्सल लोड के कारण रिएक्शन निकाले वो लोड, वो कितना है सर? टी नॉट इनटू जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो, अभी राइट सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहा हूँ, तो इस सपोर्ट का राइट सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो तो इसके अपोजिट सपोर्ट ये है क्या? अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस, और अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस कितना है सर? l/4 डिवाइड बाय दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, और दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? l। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है सर? t0/, ये राइट सपोर्ट। ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया, बट इसको यूज करने का सर क्या है? दोनों तरफ सपोर्ट रिएक्शन सपोर्ट होना चाहिए और पूरे का टॉर्सनल रिजिडिटी यानी जी और जे का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों सपोर्ट का रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब जैसे आ गया, अभी इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है सर? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या निकालना है सर? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, दैट इज टाउ मैक्स। हाँ, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर ध्यान देना, हर पोर्शन का पहले टॉर्सन और रेजिस्टेंस निकालो। जैसे यहाँ दो सेगमेंट आ रहा है ए बी और बी सी, ये तो पक्का है क्या कि ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम होगा? हाँ सर। कैसे? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी भी क्रॉस सेक्शन का निकालने का फॉर्मूला होता है 16t/πd³। अभी ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि ए बी के बीच कोई नया लोड नहीं है, और ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का डायमीटर भी सेम है, ठीक है। सिमिलरली बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम होगा क्या? हाँ सर। क्यों? क्योंकि बीसी के बीच कोई नया लोड नहीं है, तो हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस सेम होगा, और बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का डायमीटर भी सेम, और रेजिस्टेंस और डायमीटर सेम है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम आएगा। तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो ए बी का मैक्सिमम निकाल लो, बीसी का मैक्सिमम निकाल लो, दोनों में जो ज्यादा होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम। अच्छा, ए बी का मैक्सिमम निकालने के लिए पहले ए बी का पोर्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्या? हाँ सर। और चूंकि दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकाल चुके हो, तो अब ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज ए बी के बीच के जो हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस है उसको मैं टी ए बी सी डिनोट करूँ, तो कैसे निकलेगा? ए बी के बीच कोई नया लोड नहीं है तो ए बी के हर एक बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस सेम होगा। यस सर। तो जो ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का निकालने के लिए या तो लेफ्ट पोर्शन को लोगे या राइट। लेफ्ट को लिए हो तो राइट से मतलब नहीं है, राइट को लिए हो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है। और इसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सल लोड आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम, और जब भी शॉर्टकट तरीके से टॉर्सल मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो एल्जेब्रिक सम करते समय अगर उस सेक्शन जिसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उस सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर टॉर्क का वेक्टर इनवर्ड है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, आउटवर्ड है तो माइनस। इसका उल्टा भी कर सकते हो, अभी मैं ये साइन कन्वेक्शन लिया हूँ, इनवर्ड को प्लस आउटवर्ड को माइनस। यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड देखोगे, अगर मैं लेफ्ट पोर्शन को लूँ तो इसके लेफ्ट पोर्शन में एक ही लोड है टी ए,
इसका जो वेक्टर इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में इनवर्ड है क्या, इसके परपेंडिकुलर में अंदर की तरफ, और इनवर्ड है तो उसको हम लोग प्लस लेंगे, तो प्लस टी, और टी की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट कर दो तो देट इज 3T0/4, तो ये कितना 3T0 हो गया ए बी का रेजिस्टेंस। यस सर। अगला, बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का भी टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस सेम होगा। यस सर। तो जो बीसी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे, तो अगेन या तो लेफ्ट पोर्शन को लो या राइट पोर्शन को लो, और इसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सल लोड आ रहा है उसका अलजेब्रिक सम, ये करते समय इनवर्ड को प्लस आउटवर्ड को माइनस। अच्छा, अभी इसका राइट पोर्शन लोगे तो एक ही लोड है, तो राइट पोर्शन को लेकर निकालना आसान है, तो मैं राइट को ले लेता हूँ। अब इसके राइट पोर्शन में एक लोड है टीसी, इसका जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है क्या, अब यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड देखोगे तो इनवर्ड को प्लस आउटवर्ड को माइनस ले रहा हूँ, तो ये माइनस टी। लेफ्ट पोर्शन को लेके भी निकालोगे तो सेम आएगा, वैल्यू देख लेना माइनस, और टीसी की वैल्यू कितनी आई है T0/4। टीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो गया, -T0/4। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए ए बी पोर्शन का टाउ मैक्स निकाल लो, बीसी का टाउ मैक्स निकाल लो, दोनों में जो ज़्यादा आएगा। वैसे तो तुम लोग ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो कि ओवरऑल मैक्सिमम कौन सा आएगा, उसका कारण क्या है कि अभी ए बी और बी सी दोनों पोर्शन का डायमीटर सेम है क्या। यस सर। और डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है, तो टॉर्सन मोमेंट रेजिस्टेंस के कारण मैक्सिमम शियर निकालने का फॉर्मूला होता है किसी क्रॉस सेक्शन का 16T/πd3। अभी पूरे का डायमीटर सेम है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उस पोर्शन के लिए आएगा क्या जिसका टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि पूरे का डायमीटर क्या है, सेम है। और टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा ए बी पोर्शन का है क्या, तो अभी मैं बोलूँ क्या, जो ए बी का टाउ मैक्स है वही पूरे शाफ्ट के लिए सबसे ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे का डायमीटर सेम है, और डायमीटर सेम है तो उस पोर्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा जिसका टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस सेम है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ ये चीज बोल सकते हो कि सिंस diameter of whole shaft is same, and TAB, that is torsion moment resistance of AB portion, is more than TBC, that is torsion moment resistance for BC। therefore इस केस में जो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है किसके बराबर होगा सर, तो AB पोर्शन का मैक्सिमम शियर। अच्छा, AB पोर्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, AB पोर्शन के लिए 16T/πd3, तो 16T AB पोर्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस और कितना दिया है सर, 3T0/4 अपॉन πd3, जहां डी क्या होगा, ए बी पोर्शन के क्रॉस सेक्शन का डायमीटर। ठीक है। अच्छा, डायमीटर क्या दिया हो, डायमीटर का नोटेशन क्वेश्चन में दिया होगा, अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी, तो डायमीटर का नोटेशन अभी स्मॉल डी दिया है क्या, इसलिए स्मॉल डी, तो यहीं लिख देता हूँ। शाफ्ट का डायमीटर कितना दिया है सर, 5d3। क्लियर पॉइंट। ये कितना हो जाएगा, पाई, इस सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रही है सर, 4×4 = 16, 4×3 = 12, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज कमिंग 12T0/πd। स्टार्ट में जो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 12T0/π, 12T0। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज